साला, जैसे ही मैं वापस देश लौटता हूँ उसी दिन प्लेन अचानक ब्लास्ट हो जाता है, जिस पर मैं जल्दी से पैराशूट पहनने ही वाला होता हूँ कि एक कमजोर सी दिखने वाली औरत अचानक मेरी तरफ दौड़कर मेरा बैग झटके से खींच लेती है। ये क्या कर रही है तू? मैं गुस्से में उससे बहस करने ही वाला होता हूँ, जिस पर वो अचानक मेरे बिल्कुल पास आ जाती है और अपने सॉफ्ट लिप्स सीधे मेरे मुंह पर दबा देती है। सच में यार, 7 साल से गर्लफ्रेंड के साथ हूँ लेकिन उसके लिप्स का लिपस्टिक तक प्रॉपरली फील नहीं किया, और ये औरत तो जैसे मुझे पूरा निगल ही लेना चाहती है। फिर मुझे महसूस होता है कि उसका हाथ कहीं गलत जगह मूव कर रहा है, जिस पर मैं अंदर से और भड़क जाता हूँ। क्या खुद को सुंदर समझकर कुछ भी करेगी क्या? मैं गुस्से में उसे दूर धकेलने ही वाला होता हूँ, तभी कुछ लंबे चौड़े बॉडी वाले आदमी हमारे पास आते हैं, जिनकी नजरें चारों तरफ स्कैन कर रही होती हैं, जिस पर उनमें से एक कहता है, यहाँ नहीं है, वो इतनी आसानी से जंप करने की हिम्मत नहीं करेगा, ऊपर से वो बुरी तरह घायल भी है, जरूर भीड़ में छुपा होगा, चलो आगे ढूंढते हैं। फिर वो लोग थोड़ी देर सर्च करते हैं और गुस्से में वहां से चले जाते हैं, जिसे देखकर मेरे मन में अजीब सा डर बैठने लगता है। इसके बाद एक और ग्रुप वहां आ जाता है और मैं देखता हूं कि उनमें से एक आदमी अपना हाथ कपड़ों के अंदर डालता है, जिस पर मुझे शक होता है कि शायद उसके पास गन है। तभी एक खतरनाक नजर सीधे मेरी तरफ टिक जाती है, लेकिन वो आदमी बस एक नजर डालकर कहता है, बस एक कपल है जो बिछड़ने वाला है, कोई खतरा नहीं है। जिस पर मैं थोड़ा राहत की सांस लेता हूँ और उसी समय नोटिस करता हूँ कि उस औरत का चेहरा पैराशूट से आधा छुपा हुआ है, जिससे उसकी आइडेंटिटी भी छुप जाती है। वो आदमी फिर कहता है, अगर इस बार हम फेल हुए तो ऊपर वाले हमें नहीं छोड़ेंगे, हमें और तेजी से ढूंढना होगा और ब्लैक ड्रैगन गैंग से पहले उसे पकड़ना होगा। ये सब सुनकर मुझे हंसी भी आती है। क्या अजीब लोग हैं इस प्लेन में, हर कोई किसी को ढूंढ रहा है और ये औरत अभी भी मुझे यूज कर रही है। मैं फिर उसे हटाने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ, लेकिन वो मेरा रिस्ट पकड़ लेती है और मेरा हाथ अपनी वेस्ट पर रख देती है। मैं चिढ़कर कहता हूँ, तुम हो कौन? थोड़ा दूर रहो मुझसे। तभी वो धीमे से कहती है, प्लेन क्रैश होने वाला है, सुनाई नहीं दे रहा क्या? इतने में वो लीडर आदमी अचानक रुक जाता है और मेरी तरफ देखने लगता है, जिस पर उसका साथी कहता है, बॉस जल्दी चलना होगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप क्या देख रहे हैं? वो भी उसकी नजर फॉलो करता है, जिस पर मुझे एहसास होता है कि वो मुझे नहीं बल्कि उस औरत को देख रहे थे जो अब वहां से हट चुकी है। ये देखकर उनका ध्यान पूरी तरह उसकी तरफ चला जाता है और वो बॉस तुरंत अपनी पिस्टल निकालकर गोली चला देता है, जिस पर वो औरत तुरंत एक ब्लैंकेट उसकी तरफ फेंकती है और मुझे पकड़कर नीचे जंप कर जाती है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि हवा में ही हमारा पैराशूट खुल जाता है और हम दोनों आसमान में तैरते हुए प्लेन से दूर होते जाते हैं। तभी पीछे से गोलियों की आवाज गूंजती है और वो लोग चिल्लाते हैं, वही है, भाग रहा है, जल्दी फायर करो। हमारा पैराशूट दूर जाता देख वो बॉस गुस्से में चिल्लाता है, जल्दी पीछा करो, और फिर वो सब भी पैराशूट पहनकर नीचे कूद जाते हैं। मैं अंदर से घबरा जाता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे किसी पागल सिचुएशन में फंस जाऊंगा। ये औरत आखिर है कौन और इतने गैंग्स इसे क्यों मारना चाहते हैं? मैं उससे पूछने ही वाला होता हूँ, तभी देखता हूँ कि उसकी आंखें बंद हो चुकी हैं और उसका हाथ जो मेरी वेस्ट पकड़ रहा था ढीला पड़ जाता है। उसका पूरा बॉडी अचानक लिम्प हो जाता है। मैं घबरा जाता हूँ। अरे सो मत। मैं डर के मारे उसे और कसकर पकड़ लेता हूँ। क्या ये शॉक से बेहोश हो गई है? तभी मुझे महसूस होता है कि पैराशूट फट चुका है और वो औरत भी पूरी तरह अनकॉन्शियस हो चुकी है। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता हूँ, क्या सच में आज यहीं मरने वाला हूँ? नीचे सिर्फ एंडलेस समुद्र दिखाई देता है और मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि ये पैराशूट थोड़ी देर और टिक जाए। मैं मरना नहीं चाहता, ऐसे बेवकूफी भरे तरीके से एंड नहीं होना चाहता, लेकिन पैराशूट तेजी से नीचे गिरता जाता है। 20 साल की जिंदगी में मैंने खुद को इतना अनलकी कभी महसूस नहीं किया। आज तो हर मुसीबत मेरे ऊपर टूट रही है, सोचने का भी टाइम नहीं मिलता। तभी एक जोरदार आवाज के साथ हम दोनों सीधे समुद्र में गिर जाते हैं। पानी चारों तरफ उछलता है और मैं संभल नहीं पाता। कई घूंट पानी निगल लेता हूँ। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन शुक्र है मुझे तैरना आता है, वरना आज यहीं खत्म हो जाता। मैं कुछ देर तक पानी में स्ट्रगल करता हूँ और बड़ी मुश्किल से खुद को काम करता हूँ। तभी देखता हूँ कि समुद्र की सतह पर लाल रंग फैल रहा है, जैसे किसी ने पानी में रंग घोल दिया हो। लेयर्स में फैलता हुआ खून जो काफी डरावना लग रहा है। मैं इधर उधर देखता हूँ, लेकिन उस औरत का कहीं पता नहीं चलता। तभी मुझे याद आता है कि वो घायल थी। क्या ये सारा खून उसी का है? मैं समझ जाता हूँ कि मामला सिंपल नहीं है और वो लोग कभी भी यहाँ पहुंच सकते हैं। अगर मैं इसमें फंस गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, लेकिन अगर उसे नहीं बचाया तो वो जरूर मर जाएगी। दोनों थॉट्स मेरे दिमाग में लड़ते रहते हैं और आखिर में मैं आंखें बंद करके पानी में डाइव कर जाता हूँ। मैं जल्दी से उसे ढूंढ लेता हूँ और पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचता हूँ और फिर किनारे तक लेकर आता हूँ। मुझे नहीं पता ये जगह कौन सी है, लेकिन घरों के बाहर लटके फिशिंग नेट्स देखकर लगता है ये कोई फिशिंग विलेज है। मेरी नजर एक घर पर टिकती है जो सबसे पास होता है और मैं तुरंत मदद लेने का फैसला करता हूँ। मैं उस औरत को जमीन पर रखता हूँ और कहता हूँ, मैं अभी वापस आता हूँ। फिर मैं उस घर के दरवाजे पर जाकर नॉक करता हूँ, कोई है क्या? प्लीज मदद चाहिए। हेलो, कोई है? दरवाजा खोलिए। थोड़ी देर बाद दरवाजा चरमराकर खुलता है और एक बूढ़ी औरत सामने आती है जो आराम से चाय पी रही होती है। मैं जल्दी से कहता हूँ, नमस्ते, मेरा प्लेन क्रैश हो गया है और एक औरत बुरी तरह घायल है, क्या आप मदद कर सकती हैं? वो औरत शांति से चाय पीते हुए समुद्र किनारे पड़ी बॉडी को देखती है और अंदर आवाज लगाती है,
अरे सुनते हो, जल्दी आओ, किसी को बचाना है। फिर एक बूढ़ा फिशरमैन बाहर आता है और बिना कुछ बोले उस औरत को उठाकर अंदर ले जाता है। वो मुझसे कहता है, तुम्हारी औरत की हालत बहुत खराब है। ये गन शॉट वन लगता है, जिस पर मैं तुरंत झूठ बोलता हूँ। हाँ, प्लेन में कुछ लुटेरे चढ़ गए थे, उन्होंने लूटपाट की और गोली भी चलाई। वो आदमी कहता है, आजकल का जमाना ही खराब है, तुम थोड़ा रुको, मेरे पास एक खास दवाई है, चाहे जख्म कितना भी बड़ा हो बस लगा दो, कल तक ठीक हो जाएगा। ये सुनकर मैं हैरान हो जाता हूँ। सच में ऐसी दवाई भी होती है? मैंने पहली बार सुना है। वो औरत हल्की सी हंसी के साथ कहती है, मेरे घर वाले कई पीढ़ियों से फिशिंग करते आ रहे हैं। पिछली बार एक बड़ी मछली ने इनके हाथ से मांस तक नोच लिया था, लेकिन दवाई लगाने के बाद अब बिल्कुल ठीक हो गया है। जिसे सुनकर मैं थोड़ा हैरान होता हूँ। सच में ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा फील होता है। तभी बूढ़ी औरत एक पानी का बर्तन लेकर आती है और कहती है, पहले तुम इसके घाव साफ कर लो, फिर बाद में दवाई लगानी है। जिस पर मैं नीचे उस औरत की तरफ देखता हूँ और वो दोनों हाथों से मेरी वेस्ट पकड़कर मेरे सीने पर सिर रखकर ऐसे रगड़ रही होती है जैसे कोई स्ट्रांग सहारा पकड़कर चैन से सो रही हो। ये क्या चल रहा है? अभी भी मौका देखकर मुझे यूज कर रही है। ये तो बेहोश थी ना, फिर भी ऐसे हरकत कर रही है। जिस पर मेरे मन में उसके लिए और भी बुरा इंप्रेशन बनता जाता है। तभी बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए कहती है, लगता है ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, घायल होने के बाद भी तुम्हें छोड़ नहीं रही। आजकल के यंगस्टर्स भी ना, हमारे टाइम में तो हाथ पकड़ने में भी शर्म आती थी। जिस पर मैं बस एक पॉलिश स्माइल देता हूँ, लेकिन अंदर से इस बेशर्म औरत के लिए इरिटेशन से भर चुका होता हूँ। इतनी चोट लगी है फिर भी सीधा लेट नहीं सकती। इसके बाद बूढ़ी औरत जाने लगती है। तभी मैं उस औरत का चेहरा ध्यान से देखता हूँ और अचानक थोड़ा रुक जाता हूँ, जिसे देखकर बूढ़ी औरत पूछती है, क्या हुआ? मैं मन में सोचता हूँ, ये औरत कहीं कोई बड़ी आइडेंटिटी तो नहीं? क्या इस छोटे से गांव में भी कोई इसे पहचान सकता है? फिर मैं पूछता हूँ, दादी क्या आप इसे जानती हैं? जिस पर वो थोड़ी देर सोचती है और बुदबुदाती है, थोड़ी जानी पहचानी लगती है, कहीं देखा है शायद। क्या ये कोई वांटेड क्रिमिनल तो नहीं जो टीवी पर आता रहता है, या कोई भागा हुआ कैदी? ये सुनकर मैं भी सोच में पड़ जाता हूँ। सच में इसके पीछे लोग पड़े थे, शायद ये कम से कम 2 गैंग से दुश्मनी रखती है। मैं तुरंत कहता हूँ, दादी ध्यान से याद कीजिए, ये मेरी जान का सवाल है, अगर ये डेंजरस हुई तो मैं तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा। जिस पर वो सिर हिलाती है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन तुम दोनों शहर के लगते हो, इतने अच्छे दिखते हो, जैसे कोई सेलिब्रिटी कपल हो। मैं हल्की हंसी के साथ कहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कौन सा सेलिब्रिटी हमारी हालत में होता है। फिर वो मुझे दवाई देकर कहती है, इसे इसके घाव पर लगा देना और खाना खाने के बाद मैं तुम्हें बुलवा लूंगी। मैं उन्हें थैंक्स बोलता हूँ और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद मैं उस औरत की तरफ देखता हूँ और हल्के से उसके माथे पर उंगली मारता हूँ। वो धीरे से कराहती है, जैसे दर्द वाली जगह छू गई हो। उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं और उसके शरीर से काला खून रिसने लगता है, जो उसके सीने से लगातार बह रहा होता है। हालांकि मैं ज्यादा विलिंग नहीं होता, फिर भी मैं उसका कपड़ा हटाकर घाव साफ करने लगता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ मर जाए और बात बड़ी बन जाए। उसका अपर बॉडी साफ करते करते पानी पूरा गंदा हो जाता है, जिस पर मैं बाहर जाकर नया गर्म पानी लेकर आता हूँ। अब मैं नीचे साफ करने ही वाला होता हूँ, लेकिन जैसे ही हाथ उसके कपड़ों तक पहुंचता है मैं हेजिटेट करता हूँ। बस हल्का सा साफ करना है, इसमें डरने वाली क्या बात है, लेकिन ये कपड़े इतने टाइट हैं, उतारूं कैसे? मैं काफी देर तक स्ट्रगल करता हूँ। तभी अचानक एक ठंडी आवाज आती है, क्या कर रहे हो तुम? मैं चौंक जाता हूँ और वो मेरा कॉलर पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लेती है, जिस पर मैं उसके घाव पर दब जाता हूँ। मैं तुरंत कहता हूँ, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, और जल्दी से खड़ा हो जाता हूँ। गलत मत समझो, मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा था। उसकी नजरें देखकर लगता है वो कुछ और ही सोच रही है, जिस पर मैं जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ, तुम्हारे कपड़े खुल नहीं रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी स्माइल आती है और वो कहती है, क्या देखना चाहते थे? उसकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं तुरंत कहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं कोई गलत इरादा नहीं रखता। जिस पर वो हंसते हुए कहती है, कपड़े खोलना भी नहीं आता, फिर भी गर्लफ्रेंड है? मैं शर्म और गुस्से में कहता हूँ, हर रिलेशनशिप में ये सब जरूरी नहीं होता, हम दोनों काफी प्योर हैं। वो हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, तभी तो प्लेन में तुम्हारा किस इतना बेकार था, साफ दिख रहा था कि तुम्हारा फर्स्ट किस है। ये सुनते ही मैं और चिढ़ जाता हूँ। इतने सालों से मैं अपना पहला किस अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बचाकर रखता हूँ और इस औरत ने उसे ऐसे ही छीन लिया। मैं गुस्से में कहता हूँ, मुझे तुम्हारी ओपिनियन नहीं चाहिए। वो हल्के से मुस्कुराती है और कहती है, मदद नहीं करोगे? अभी तो देखना चाहते थे, अब मुंह क्यों फेर लिया? फिर वो खुद को बहुत खास बताने लगती है, लेकिन मैं कहता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड तुमसे बेहतर है। ये सुनकर वो थोड़ी सरप्राइज्ड होती है, फिर हल्का सा मुस्कुराती है और धीरे धीरे मेरे करीब आती है, मेरे स्लीव को पकड़ती है जैसे कुछ बोलने वाली हो, लेकिन अचानक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। मैं तुरंत उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता हूँ, लेकिन उसी पल उसके होंठ फिर से मेरे होंठों से टकरा जाते हैं और मैं कुछ सेकंड्स के लिए पूरी तरह फ्रीज हो जाता हूँ। फिर मैं गुस्से में उसे दूर करता हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? वो एक शरारती बिल्ली की तरह मुस्कुराती है और कहती है, तुम खुद पास आए थे। मैं और भड़क जाता हूँ, अगर तुम गिरती नहीं तो मैं आता ही क्यों? मैं सोचता हूँ, मैंने आज तक इतनी बोल्ड औरत नहीं देखी, और उसकी आंखों में मजाक साफ दिख रहा होता है, जैसे वो मेरी इरिटेशन एंजॉय कर रही हो। वो फिर कहती है, अगर इतना ही बुरा लगा तो तुम भी किस कर सकते हो। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले वो फोन मांगती है, फोन दो, मुझे देखना है। मैं अंदर ही अंदर सोचता हूँ, ये औरत आखिर है कौन?
जितना देखता हूँ उतना ही लगता है ये कोई क्रिमिनल है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। अरे नौजवान, खाना तैयार है। और तुम्हारी औरत भी जाग गई क्या? ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर चिल्लाता हूँ, ये मेरी औरत नहीं है, लेकिन बाहर से कहता हूँ, हम अभी आते हैं, धन्यवाद। तभी वो औरत जानबूझकर कहती है, तुमने अभी तक मुझे दवाई नहीं लगाई, जैसे किसी तीसरे को सुनाना चाहती हो। जिस पर मैं उसे घूर कर देखता हूँ, जैसे कहना चाहता हूँ, खुद भी तो लगा सकती हो। अरे नौजवान, इतना टाइम हो गया फिर भी तुमने अपनी लड़की को दवाई नहीं लगाई क्या? जल्दी करो वरना घाव और खराब हो जाएगा। पहले एंटीसेप्टिक से घाव साफ करना, फिर उसके बाद पाउडर डालना। मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करती, दवाई लगाकर बाहर खाना खाने आ जाना। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है। जिस पर मैं उस औरत को घूर कर देखता हूँ और वो हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिला देती है, जैसे इस रिजल्ट से काफी सेटिस्फाइड हो। मैं अंदर ही अंदर दांत पीसता रहता हूँ। इसके बाद मैं आधी बोतल एंटीसेप्टिक उसके घाव पर डाल देता हूँ, जिससे हल्की जलन होती है, लेकिन वो बस हल्की सी कराहती है। सच में ये औरत काफी स्ट्रांग है। फिर मैं उसके घाव साफ करता हूँ, पाउडर डालता हूँ और धीरे धीरे बैंडेज बांध देता हूँ। ये सब खत्म होने के बाद हम दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं। डाइनिंग एरिया में बूढ़ा कपल पहले से ही बैठा होता है, भूख से इंतजार करते हुए। जैसे ही वो हमें देखते हैं, बूढ़ी औरत मुस्कुराकर कहती है, बेटी अब ठीक हो ना? आओ बैठो, खाना तैयार है। बूढ़ा आदमी भी हंसकर कहता है, कुछ खास नहीं है, बस सिंपल खाना है, उम्मीद है तुम लोग बुरा नहीं मानोगे। जिस पर मैं उनकी तरफ से थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये औरत तो कुछ बोलेगी नहीं। मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन वो औरत अभी भी खड़ी होकर पूरे घर को ऑब्जर्व कर रही होती है और अचानक पूछती है, ये जगह कौन सी है? उसकी आवाज में एक अलग ही दबाव होता है, जिसे सुनकर बूढ़ी औरत जल्दी से जवाब देती है, ये एक फिशिंग विलेज है साउथ सिटी के बॉर्डर पर। जिस पर वो कहती है, साउथ सिटी? सुना है ईस्ट सिटी से करीब 10 घंटे दूर है। फिर वो तुरंत कहती है, मेरा फोन दो। बूढ़ी औरत जवाब देती है, यहाँ मोबाइल नहीं चलता, टाउन में एक लैंडलाइन है, कल मेरे पति तुम्हें वहां ले जाएंगे, करीब 2 घंटे लगेंगे। वो आगे बताती है कि यहाँ कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, 3 पीढ़ियों से वो लोग फिशिंग कर रहे हैं और बाहरी दुनिया से ज्यादा कॉन्टैक्ट वक्त नहीं रखते। मैं उसे इशारे से बैठने को कहता हूँ और वो भी बिना आर्ग्यू किए मेरे पास बैठ जाती है। टेबल पर सिंपल खाना रखा होता है, एक फिश और फिश सूप। बर्तन पुराने और टूटे फूटे होते हैं, लेकिन साफ होते हैं, लगता है सालों से यूज हो रहे हैं। जिस पर वो औरत खाना देखकर एपेटाइट खो देती है। बूढ़ी औरत कहती है, बेटी खाओ ना, गर्म है, और उसके लिए फिश निकालने लगती है, लेकिन वो अचानक मना कर देती है, जिससे बूढ़ी औरत ऑकवर्ड हो जाती है। तो मैं तुरंत बात संभालता हूँ, वो खुद ले लेगी, आप खाइए। और मैं फिश उठाकर बूढ़ी औरत के बाउल में डाल देता हूँ। फिर मैं एक और पीस उठाकर उस औरत को देता हूँ जिसमें काफी बोन्स होती हैं, और कहता हूँ, आराम से खाना, इसमें बोन्स ज्यादा है, सीवंस ज्यादा हैं। मैं अंदर ही अंदर खुश होता हूँ, जैसे थोड़ा रिवेंज ले लिया हो। लेकिन वो औरत सब समझ जाती है, फिर भी गुस्सा नहीं होती, बल्कि हल्का सा मुस्कुराती है। वो कहती है, घर पर तो तुम मेरे लिए बोन्स निकालते हो, मैं सिर्फ वही खाती हूँ। जिस पर मैं दांत भींचता हूँ, लेकिन बुजुर्गों के सामने चुप रहता हूँ। ड्रामा मत करो, खुद खाओ। वो और भी टीजिंग टोन में कहती है, तुम मुझे खिलाओगे नहीं? ये सुनकर दोनों बुजुर्ग थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं और मैं अंदर ही अंदर शर्म और गुस्से में जल रहा होता हूँ। मैं सोचता हूँ, ये क्या बोल रही है? ये लोग हमें कपल समझ रहे हैं और ये औरत तो हद कर रही है। तभी बूढ़ा आदमी कहता है, तुम लोग जैसे नॉर्मली खाते हो वैसे ही खाओ, हमें इग्नोर करो। मैं कुछ एक्सप्लेन करने ही वाला होता हूँ, लेकिन वो जल्दी से बोल देती है, हम तो यूजुअली एक दूसरे को खिलाते हैं। ये सुनकर बूढ़ा आदमी शौक में खांसते हुए खाना उगल देता है और बूढ़ी औरत उसे संभालती है। इस मौके का फायदा उठाकर मैं धीरे से कहता हूँ, बस करो अब। लेकिन वो कैजुअली बिहेव करती रहती है, जैसे कह रही हो, या तो तुम मुझे खिलाओ या मैं तुम्हें खिलाऊंगी। आखिर मैं उसका बाउल उठाता हूँ, फिश का टुकड़ा बोन्स के साथ उसके मुंह में डालता हूँ और कहता हूँ, इसे बोन्स पसंद है, आप लोग चिंता मत करो। मैं गुस्से में उसे और खिलाता हूँ, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराती रहती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाहर से हम दोनों एक क्लोज कपल जैसे लग रहे होते हैं। मैं सोचता हूँ इस बार मैंने जीत लिया, लेकिन तभी वो अचानक पास आ जाती है और अपने मुंह से फिश मेरे मुंह में डाल देती है। मैं शौक में फ्रीज हो जाता हूँ और वो मुझे मजबूर कर देती है कि मैं सब निगल लूं। मैं घिन महसूस करता हूँ, लेकिन वो मेरे लिप्स टाइटली पकड़ लेती है और मुझे निगलने पर मजबूर कर देती है। दोनों बुजुर्ग ये देखकर दंग रह जाते हैं, जैसे उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। मैं मुश्किल से निगलता हूँ और सोचता हूँ कि बोन्स गले में अटक जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैं हैरान होकर उसे देखता हूँ और वो आराम से बोन्स बाहर निकालकर टिश्यू से साफ कर देती है। उसके एक्शंस काफी स्मूथ होते हैं। फिर वो कैजुअली पूछती है, खुद खाओगे या मैं खिलाऊं? मैं तुरंत बॉल पकड़ लेता हूँ, मैं खुद खाऊंगा, और उसकी तरफ देखना भी अवॉइड करता हूँ। इसके बाद मैं जल्दी जल्दी खाना खाने लगता हूँ और वो मुझे और परेशान नहीं करती। वो आराम से मुझे एक बड़ा सा मछली का टुकड़ा उठाकर देता है, जैसे आसपास कोई है ही नहीं, जिस पर वो बड़े आराम से उसके सारे कांटे भी निकाल देता है। धीरे खाओ। वो बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट पेरेंट जैसा बिहेव करता है, जिसे देखकर मैं बस यही सोचती हूँ कि काश मैं जल्दी जल्दी खा पाती, जितना जल्दी हो सके उतना खा लूं, ताकि इस छोटी सी डेविल से दूर रह सकूं। और फिर ये खाना एक अजीब सी ऑकवर्ड फीलिंग के साथ खत्म होता है। इसके बाद बूढ़ा आदमी एक पुराना बॉक्स खोलता है और उसमें से कुछ पुराने रफ कपड़े निकालता है,
जो कई सालों से संभाल कर रखे गए थे। लड़के, तुम लोगों ने अभी तक नहाया नहीं है ना? ये कपड़े मैंने और मेरे हस्बैंड ने शादी के वक्त पहने थे, पहले इस्तेमाल हो चुके हैं। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो तुम दोनों पहन सकते हो। नहाने का पानी मैंने पहले से तैयार रखा है, बस उस कमरे में है। जिस पर मैं थोड़ा हेजिटेट करती हूँ और मना करने लगती हूँ। ऐसे कैसे ले सकते हैं? ये तो आपकी वेडिंग ड्रेस है, अब मैं इन्हें पहन भी नहीं सकती, बस याद के तौर पर रखे हैं। यहाँ इससे अच्छे कपड़े भी नहीं हैं, उम्मीद है तुम लोग मना नहीं करोगे। जिस पर वो औरत जबरदस्ती कपड़े मेरे हाथ में थमा देती है। मैं चाहकर भी मना नहीं कर पाती और आखिरकार ले लेती हूँ। फिर अचानक वो दूसरी औरत ठंडी आवाज में बोलती है, ये कपड़े तुम्हारे लिए सूट नहीं करते। जिसे सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाती और पलटकर जवाब देती हूँ, तुमसे क्या मतलब? अगर इतना ही है तो कोई कोई बेहतर कपड़ा निकाल कर दे दो। जिस पर वो बिना झिझक तुरंत मान जाती है, जिसे देखकर मैं और आगे बढ़कर बोल देती हूँ, आज रात का खाना, दवाई और बाकी खर्चा सब तुम्हें 10 गुना वापस देना होगा। 10 गुना। जिस पर वो औरत बस शांति से जवाब देती है, ठीक है। ये सुनकर मैं अंदर से चौंक जाती हूँ, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान इतनी सी चीज के लिए 10 गुना पैसे नहीं देता। ये उतना वर्थ भी नहीं है, लेकिन ये औरत बिना सोचे मान जाती है, जिससे मुझे लगता है कहीं ये सच में पागल तो नहीं है। इसके बाद वो मेरी आंखों में सीधे देखती है और कहती है, अब मुझे फोन दे सकती हो ना, जैसे उसे सब कुछ पता हो। मैं तुरंत अपना बैग पकड़ लेती हूँ और शक भरी नजर से उसे देखती हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास फोन है? जिस पर वो आराम से बोलती है, प्लेन से कूदने से पहले तुमने उसे गिरने से बचाने के लिए बैग में डाला था और जिप भी बंद की थी। मुझसे कुछ छुप नहीं सकता। ये सुनकर मैं मजबूरी में फोन निकालकर उसे दे देती हूँ। वो तुरंत एक नंबर डायल करती है और कहती है, इस कॉल की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक करो और कल मुझे लेने आना। उस वक्त उसके अंदर एक लीडर वाली वाइब साफ महसूस होती है, जिसे देखकर मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। फिर वो जल्दी से कॉल खत्म करती है और मेरे फोन में अपना कॉन्टैक्ट सेव कर देती है। ये मेरा कॉन्टैक्ट है, तुमने मेरी जान बचाई है, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझसे कॉन्टैक्ट करना। जिस पर मैं तुरंत फोन वापस खींच लेती हूँ और मन में सोचती हूँ, ये खुद ही अटैक हो रही है। इसके पास जाने से कहीं मैं और मुसीबत में ना पड़ जाऊं। मैं साफ कह देती हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आऊंगी। इसके बाद मैं उससे बात बढ़ाना नहीं चाहती और नहाने जाने लगती हूँ। तभी वो लड़का बोलता है, इस फेवर के बदले तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, कुछ भी, मैं सब मानूंगा। जिस पर मैं रुकती हूँ और पीछे मुड़कर पूछती हूँ, पक्का? वो कॉन्फिडेंटली बोलता है, हाँ हाँ। जिस पर मैं थोड़ा सार्कास्टिक होकर बोलती हूँ, अगर मैं एक लग्जरी कार और विला मांगूं तो? वो तुरंत मुस्कुराकर कहता है, कार और विला तो दे ही दूंगा, साथ में खुद को भी बोनस में दे दूं तो? ये सुनकर मैं इरिटेट हो जाती हूँ और उससे बहस करना टाइम वेस्ट लगता है। मैं सीधे कहती हूँ, हटो, मुझे नहाने जाना है। उसी दौरान बाहर बूढ़ा आदमी अचानक कुछ याद करता है और कहता है, वो लड़की, क्या वो टीवी में आने वाली वही नहीं है? वो बिलियनर कंपनी की चेयरमैन फू चिंगहुआन? जिस पर बूढ़ी औरत बोलती है, तुम ज्यादा टीवी देखते हो, कोई चेयरमैन यहाँ क्यों आएगा? लेकिन बूढ़ा आदमी जवाब देता है, वो प्लेन से आई है, जरूर कोई खास होगी, टीवी में भी तो चेयरमैन लोग प्लेन से घूमते हैं। फिर वो हंसने लगता है और कहता है, आजकल प्लेन में बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, हम ही हैं जो बाहर नहीं निकले इतने सालों से। उनकी बातें खिड़की के बाहर तक सुनाई देती हैं। उधर नहाते वक्त मैं उस नाम को याद करती हूँ, फू चिंगहुआ। ये नाम कहीं सुना हुआ लगता है। मैं शैम्पू लेने के लिए हाथ बढ़ाती हूँ, तभी मेरी उंगलियां किसी हिलती हुई चीज को छूती हैं, जिस पर मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है और मैं ऊपर देखती हूँ। अचानक मैं जोर से चीख पड़ती हूँ, जिसे सुनकर फू चिंगहुआन तुरंत अंदर आता है और बिना रुके बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है। मैं कोने में खड़ी हूँ, कपड़े अस्त व्यस्त हैं और हालत काफी खराब लग रही है। वो तुरंत आगे बढ़कर मेरे कंधे पर कपड़ा डालता है और काम आवाज में पूछता है, क्या हुआ? उसकी आंखें बिल्कुल स्टेडी हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मेरा शरीर पूरी तरह टेंस हो जाता है। मैं उसके कंधे को कसकर पकड़ लेती हूँ, नसें उभर आती हैं और डर से कांपती आवाज में बोलती हूँ, सांप। वो थोड़ा रुकता है, फिर हल्का सा मुस्कुराता है, तुम सांप से डरती हो? जल्दी यहाँ से निकलो। मैं ऑलमोस्ट आदेश देने वाले टोन में बोलती हूँ, इसे हटाओ, क्योंकि अभी अभी मैंने उसे छुआ था, जिससे मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। बचपन से सांप मेरा सबसे बड़ा डर रहा है। तभी अचानक वो सांप दीवार से उड़कर खिड़की पर जा बैठता है, जिस पर मैं और डर जाती हूँ। चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है और इंस्टिंक्टिवली पीछे हटने लगती हूँ। घबराहट में मैं उसका कंधा और जोर से पकड़ लेती हूँ, जिस पर वो हल्की सी दर्द भरी आवाज निकालता है। उसकी चेस्ट का घाव फिर से दब जाता है। वो धीरे से कहता है, हिलो मत, जितना डरोगी ये उतना पास आएगा। ये सुनकर मैं फ्रीज हो जाती हूँ, माथे पर पसीना आ जाता है और नर्वस होकर पूछती हूँ, ये जाएगा ना? वो कमरे को देखता है, थोड़ा परेशान होता है। तभी बाहर से बूढ़ा आदमी पूछता है, सब ठीक है ना? जिस पर वो दरवाजे के सामने खड़ा होकर कहता है, सब ठीक है, बस थोड़ा डर गई है। फिर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आता है। हम वापस कमरे में आते हैं और वो मुझे बेड के पास बैठा देता है। वो हल्के से मुस्कुराकर कहता है, इतना डर लगता है क्या? लेकिन मैं ना खड़ी हो पा रही हूँ ना ठीक से बैठ पा रही हूँ। शरीर अभी भी कांप रहा है, दिमाग में बस वही सांप घूम रहा है। मेरे दोनों हाथ साइड में टिके हुए हैं, पीठ पूरी तरह स्टिफ है और मैं खुद को जबरदस्ती काम करने की कोशिश करती हूँ। मेरी इस तरह की टेंस हालत देखकर उसकी आंखें हल्का सा हिलती हैं, जिस पर वो अचानक फील करता है कि एक आदमी जो साफ साफ डर रहा है फिर भी खुद को संभाल रहा है और वीक नहीं दिखना चाहता,
वो उसे अजीब तरह से अट्रैक्ट करने लगता है। वो कहता है, आज रात तुम बेड पर सो जाओ, जिस पर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं अभी यहाँ से नहीं गई तो पता नहीं क्या कर बैठूंगी। मैं जाने लगती हूँ, तभी वो मुझे रोक कर कहता है, रुको। मैं डर के मारे दीवार पर रेंग रहे उस कीड़े को घूरती रहती हूँ, जिसकी स्लो मूवमेंट देखकर भी मेरी नजर हटती ही नहीं है। ये घर सच में अजीब है, हर जगह कुछ ना कुछ रेंगता रहता है, कहीं इंसेक्ट तो कहीं उड़ने वाले छोटे छोटे बग्स। जिस पर वो हंसकर कहता है, क्या तुम इंसेक्ट से भी डरती हो? तुम सच में आदमी हो भी या नहीं? मैं सिर हिलाकर कहती हूँ, बचपन में मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता था, लेकिन एक बार फ्लाइंग कॉकरोचेस ने मुझ पर अटैक किया था, उसके बाद से मैं हर तरह के इंसेक्ट से डरने लग गई हूँ। फिर वो कहता है, पहले कपड़े पहन लो। जिस पर मैं नीचे देखती हूँ और रियलाइज करती हूँ कि मेरे शरीर पर सिर्फ एक टॉवेल है। ये देखकर मैं और ऑकवर्ड फील करती हूँ और जल्दी जल्दी कपड़े पहन लेती हूँ। फिर वो कैजुअली बोलता है, अब तो तुम्हारा जी करता होगा कि खुद को खत्म कर लो, है ना? लेकिन वो मुझे मजाक नहीं उड़ा रहा होता और फिर आराम से आकर मेरे पास लेट जाता है। जिस पर मैं हैरान होकर पूछती हूँ, क्या तुम आज रात यहीं सोने वाले हो? वो सीधा जवाब देता है, और क्या? मैं हेजिटेंट होकर कहती हूँ, हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं, एक कमरे में साथ सोना, अगर किसी को पता चला तो तुम्हारी रेपुटेशन। जिस पर वो बीच में ही रोक देता है, टेंशन मत लो, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी मैं इंजर्ड हूँ, कुछ कर भी नहीं सकता। मैं सोच में पड़ जाती हूँ, बात तो सही है, लेकिन फिर भी मेरा गार्ड पूरी तरह डाउन नहीं होता। मेरे डाउटफुल एक्सप्रेशन को देखकर वो कहता है, अगर कॉकरोच आया तो मैं हेल्प कर दूंगा, मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ। ये सुनकर मैं थोड़ा शांत होती हूँ, पूरा दिन थकी हुई भी हूँ। जिस पर धीरे धीरे मेरी सावधानी कम होती है और मैं लेट जाती हूँ। अगली सुबह तेज हवा खिड़की से टकराती है, टेप लगी खिड़की जोर जोर से हिलती है। या तो हवा बहुत तेज है या ये पुराना घर बहुत कमजोर हो चुका है। तभी छत की टाइल्स उड़कर नीचे गिरने लगती हैं, जिस पर जैसे जैसे एक लग्जरी प्लेन पास आता है, टाइल्स और तेजी से गिरने लगती हैं और देखते ही देखते छत पूरी तरह उखड़ जाती है। घर का सारा सामान हवा में उड़ने लगता है, खिड़कियां भी टिक नहीं पाती। पूरा सीन काफी डरावना बन जाता है। बाहर बूढ़ा आदमी ये देखकर घबरा जाता है और तुरंत भागकर एक कोने में छिप जाता है। वो प्लेन बार बार उतरने की कोशिश करता है, लेकिन जगह कम होने की वजह से नहीं उतर पाता। फिर कुछ चक्कर लगाने के बाद दूर जाकर लैंड करता है, जिस पर आसपास के फिशरमैन और विलेजर्स तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। ये छोटा सा गांव जो दुनिया से कटा हुआ था, आज पहली बार इतना हलचल देख रहा है। मैं इस शोर से जागती हूँ और रियलाइज करती हूँ कि मैं फू चिंगहुआन को पकड़कर सो रही थी, जिस पर मैं तुरंत उठकर बैठ जाती हूँ, लेकिन शुक्र है कि हम दोनों ठीक से कपड़ों में हैं। मैं उसकी तरफ देखती हूँ, वो मुझे घूर रहा है, चेहरे पर साफ डिस्गस्ट है। वो कहता है, रात भर तुम मुझे पिलो की तरह हग करते रहे, मुझे सोने भी नहीं दिया। ये सुनकर मैं शॉक हो जाती हूँ और रात का सपना याद आता है, जिसमें मैं कुछ सॉफ्ट और वार्म चीज को पकड़े हुए था और वो असल में यही औरत निकलती है। मैं पूछती हूँ, तो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? वो जवाब देता है, अगर तुम्हें जगाता और तुम वायलेंट हो जाते तो तब तो सिर्फ हक करना ही नहीं होता। उसकी बात सुनकर मैं इरिटेट हो जाती हूँ। ये औरत सच में अजीब तरीके से बात करती है। तभी मुझे बाहर का शोर याद आता है। वो कहती है, मेरे लोग हमें लेने आ गए हैं। फिर वो उठकर कहती है, चलो अभी चलते हैं। मैं बोलती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया। जिस पर वो मना कर देती है और कहती है, मैं तुम्हें कहीं और ले जाऊंगी, या तुम उस कॉकरोच वाले कमरे में जाना चाहते हो? कॉकरोच का नाम सुनते ही मैं तुरंत मना कर देता हूँ। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए मैं उसके साथ बाहर निकलता हूँ। बाहर काफी लोग इकट्ठा हैं और थोड़ी दूरी पर एक प्राइवेट जेट खड़ा है जो बेहद लग्जूरियस दिख रहा है। उस पर एक स्पेशल लोगो बना है जो उसे और भी हाई क्लास बनाता है। मैं बचपन से लग्जरी में पला हूँ, हर तरह के प्लेन में बैठ चुका हूँ, लेकिन ये प्लेन, ये तो उन सबसे भी कई गुना ज्यादा एक्सपेंसिव है, जिसकी कीमत अरबों में है। कहा जाता है कि इसके अंदर लिविंग एरिया, वर्क स्पेस, एंटरटेनमेंट जोन, रेस्ट एरिया, बेडरूम सब कुछ मौजूद है। तभी एक वुमन प्लेन से उतरती है। उसका ऑरा देखकर लगता है जैसे कोई रिच हेयरेस हो, जिस पर वो मेरी तरफ बढ़ती है। होंठों पर हल्की सी स्माइल है। मैं मन में सोचता हूँ, क्या ये मेरी फैन है या मुझे पसंद करती है? इतनी दूर इस छोटे गांव में ये मुझे कैसे ढूंढ सकती है? अगर फैन नहीं है तो मुझे ऐसे क्यों देख रही है? मैं कंफ्यूज होकर सोचता हूँ, अगर ये प्रपोज कर दे तो मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। लेकिन तभी वो मेरे पास से गुजरकर सीधे फू चिंगहुआन के सामने पहुंच जाती है और झुककर कहती है, मिस, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया, मुझसे गलती हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो लोग प्लेन में ही अटैक कर देंगे। ये सुनकर मैं शॉक हो जाता हूँ। ये लड़की आखिर है कौन? फू चिंगहुआन शांत होकर पूछती है, सब पता चला? वो जवाब देती है, ब्लैक ड्रैगन गैंग और एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन के अलावा भी कुछ अननोन लोग थे, उन्होंने प्लेन के विंग्स को ब्लास्ट कर दिया था। फू चिंगहुआ पूछती है, टारगेट कौन था? जिस पर वो थोड़ी देर रुककर कहती है, टारगेट एक आदमी था, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया। वो मुझे एक नजर देखती है, जैसे सोच रही हो कि मैं कौन हूँ जो उसकी मिस के इतना करीब खड़ा हूँ, क्योंकि उसकी मिस नॉर्मली किसी आदमी के करीब नहीं आती। फू
चिंगुआ कुछ सोचने लगती है, फिर कहती है, इस घर को रिपेयर करवाओ। लैंडिंग के वक्त हमने इनकी छत तोड़ दी, जिस पर वो वूमन सिर झुकाकर हाँ कर देती है। वो आदमी तुरंत बोलता है, सबो नर्डिनेट अपनी गलती मानता है। जिस पर चिंगुआन पास खड़ी औरत से पूछती है, क्या तुम अपने हस्बैंड को जानती हो? ये सुनकर वो औरत शॉक में पड़ जाती है। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। दोनों की बातों से साफ लग रहा होता है कि ये औरत बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। जिस पर पास खड़ी दूसरी वुमन भौहें सिकोड़कर बोलती है, हमारी मिस आपसे बात कर रही हैं। तब वो जल्दी से संभलती है और कहती है कि वो उन्हें एक नया फिशिंग यार्ड देकर कंपेंसेट करेगी। फुथान हुआन सब इंस्ट्रक्शंस देने के बाद मेरी तरफ देखती है, जिसे देखकर मैं सोच में पड़ जाता हूँ। मुझे लगा था वो कल रात की बात को मजाक समझेगी, लेकिन वो तो उसे सीरियसली ले रही है और मुझे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दूं। फिर वो कामली बोलती है, रहने के लिए मैं इन्हें एक नया घर दिलवा दूंगी, और जो मेडिकल एक्सपेंस तुमने कहा था। जिस पर टीटी तुरंत एक चेक निकालती है 1 मिलियन युआन का और देने के लिए तैयार होती है। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है। वो पूछती है, मिस यहाँ आसपास कोई बैंक है जहाँ ये चेक कैश हो सके? क्योंकि अगर ये कपल चेक ले भी लेते हैं तो इतने दूर इलाके में उसे कैश करना मुश्किल है, और अगर कैश हो भी जाए तो इतने पैसे लेकर जाना भी रिस्की है। जिस पर फोथान हुआन बिना सोचे कहती है, तो कैश दे दो। इसके बाद TUI OUTI प्लेन से एक सूटकेस भरकर कैश लाती है और उस औरत के सामने रखती है। ये हमारी मिस की तरफ से है, कृपया एक्सेप्ट करें। औरत कांपते हाथों से सूटकेस खोलती है। अंदर नीटली रखे हुए ढेर सारे युआन के बंडल्स देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं और अगले ही पल वो शॉक में बेहोश हो जाती है। जिस बूढ़ा आदमी घबराकर उसे पकड़ता है, खुद भी सूटकेस के अंदर झांकता है और लगभग बेहोश होने लगता है, क्योंकि इतने पैसे उसने जिंदगी में कभी नहीं देखे। फिर फोथान हुआन आगे बढ़ती है और कहती है, मेरे साथ चलो। मैं जल्दी से उसके पीछे पीछे प्लेन में चढ़ जाता हूँ। अंदर आते ही मैं देखता हूँ कि केबिन में 8 बड़े सोफा लगे हैं। हर तरफ एडवांस्ड ऑडियो सिस्टम है, जिससे साफ पता चलता है कि ये टॉप लेवल लग्जरी जेट है। फिर वो आदेश देती है, इसे नहाने के लिए ले जाओ, और खुद बेडरूम के अंदर वाले बाथरूम में चली जाती है। जिस पर TTAITAI मुझे दूसरे बड़े बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए कहती है, सर इस तरफ आइए। मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ और मन में सोचता हूँ कि फोथान हुआन आखिर है कौन, लेकिन फिर खुद ही सोचता हूँ कि जानने की जरूरत भी नहीं है। प्लेन से उतरते ही हम अलग हो जाएंगे, शायद फिर कभी मिलना भी ना हो। वो मुझे सारी चीजें दिखाती है। यहाँ पर्सनल केयर आइटम्स हैं, यहाँ कपड़े हैं और बाथरूम अंदर है, सब कुछ रेडी है। मैं हैरानी से उन कपड़ों को देखता हूँ और पूछता हूँ, ये सब मेरे लिए है? वो जवाब देती है, जी सर। जिस पर मैं हल्के सार्कास्टिक टोन में कहता हूँ, कपड़ों के साथ मेल अंडरवियर भी है। ये सोचकर ही अजीब लग रहा है। वो तुरंत समझ जाती है कि मैं क्या सोच रहा हूँ और जल्दी से एक्सप्लेन करती है, ऐसा नहीं है, मिस ने कल रात ही मैसेज में सब अरेंज करने को कहा था और ये सब आपकी साइज के हैं। ये सुनकर मेरे कान लाल हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ, उसने कब मैसेज किया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। वो बताती है, रात 11 बजे। जिस पर मुझे याद आता है कि उस वक्त मैं सो चुका था, तो क्या उसने चुपके से मेरा फोन लेकर मैसेज किया? ये सोचकर मेरे अंदर गुस्सा और शर्म दोनों भर जाते हैं। कहीं उसने और कुछ तो नहीं देख लिया मेरे फोन में। फिर TUI OUTILIE बोलती है, अगर आपको कुछ चाहिए हो तो वॉल पर लगे कॉल सिस्टम को प्रेस कर सकते हैं। इतना कहकर वो बाहर चली जाती है। मैं नहाते हुए मन ही मन उसे गालियां देता रहता हूँ। उसने हिम्मत कैसे की मेरा फोन इस्तेमाल करने की। नहाने के बाद मैं बाहर आता हूँ तो देखता हूँ कि फोथान हुआन ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही है और उसके शरीर से एक फ्रेश खुशबू आ रही है। क्लीन ड्रेस में वो बिल्कुल अलग लग रही है और उसका स्टेक काटने का तरीका भी बेहद एलिगेंट है, जिससे साफ पता चलता है कि वो किसी नॉर्मल रिच फैमिली से नहीं है। मैं जैसे ही बैठता हूँ, वो कहती है, कल रात तुमने मेरी जान बचाई थी, इसके बदले मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगी। जिस पर मैं रुक जाता हूँ। ये बात मुझे अजीब लगती है। तभी TT तुरंत एक चेक लिखकर मेरे सामने रखती है, ये हमारी मिस की तरफ से है। मैं ठंडे स्वर में मना कर देता हूँ, जरूरत नहीं है, कल रात तो बस मैंने यूं ही मदद कर दी थी। लेकिन तभी फोथान हुआन बोलती है, इससे सर्विस फी समझ लो। ये सुनकर TOTO पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। क्या ये आदमी कल रात मिस के साथ था? उसके लिए ये बहुत बड़ा शौक होता है, क्योंकि उसकी मिस कभी किसी आदमी के पास नहीं आती। उसके सारे असिस्टेंट्स भी फीमेल हैं, यहाँ तक कि फैमिली भी उसे रिलेशनशिप के लिए मजबूर नहीं कर पाई। फिर भी ये आदमी समहाउ उसे अपने पास रहने पर मजबूर कर देता है। तभी मैं चेक उठाकर उसकी तरफ फेंक देता हूँ और कहता हूँ, ये फी तो मुझे तुम्हें देनी चाहिए। और फिर मैं अपनी पॉकेट से एक युआन का कॉइन निकालकर उसकी तरफ फेंक देता हूँ। कल रात तुमने अच्छा परफॉर्म किया, ये बोनस है। जिस पर TUIOU तुरंत रिएक्ट करती है। वो जल्दी से चेक और कॉइन दोनों पकड़ लेती है ताकि वो मिस के चेहरे पर ना लगे। फोथान हुआन मुझे एक अजीब सी नजर से देखती है। मैं हल्का सा गला साफ करके कहता हूँ, कल रात जो हुआ उसके बारे में किसी से मत कहना। वैसे भी हमारे बीच कुछ हुआ नहीं है और मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, इसलिए मिस थोड़ा मेरी सिचुएशन समझिए। ये सुनकर TUIOUTI पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसकी मिस इतनी पावरफुल और रिच है, फिर भी ये आदमी उसे इग्नोर कर रहा है। वो मन ही मन सोचती है कि उसकी मिस लगातार कई सालों से रिचेस्ट लिस्ट में टॉप पर है।
टैलेंट और ब्यूटी दोनों में परफेक्ट है, फिर भी ये आदमी उसे वैल्यू नहीं दे रहा। वो अंदर ही अंदर सोचती है, सर आपकी नजर सच में खराब है। चाहे आपको मिस की आइडेंटिटी ना पता हो, लेकिन इस प्लेन की लग्जरी देखकर ही समझ जाना चाहिए कि वो आपकी गर्लफ्रेंड से कहीं ज्यादा बेहतर है। फिर भी आप उसे इम्प्रेस करने के बजाय उसे इंसल्ट कर रहे हैं। फोथान हुआन की आवाज अचानक बदल जाती है, जिससे उसका मूड समझ पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन टीयू टीयू समझ जाती है कि उसकी मिस अब सीरियसली इंटरेस्टेड हो चुकी है, जिस पर वो मन ही मन सोचती है, अब ये सिचुएशन और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन मिस, तुम भी टॉम से जेलस मत हो, जिस पर नॉर्मली तुम्हें जो भी चाहिए होता है वो तो हैंड टर्न करने जितना इजी मिल जाता है। फिर चाहे सामने वाले की गर्लफ्रेंड हो या फिर वो शादीशुदा ही क्यों ना हो, तुम फिर भी उसे छीन कर अपने पास ला सकती हो। यह सुनकर मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ, जिस पर कहता हूँ, फोतियथुर, आप मुझे कुछ ज्यादा ही हाई समझ रही हैं। बस फर्क इतना है कि मैं आपकी तरह कैजुअल नहीं हूँ। कैजुअल? यह सुनकर वो आदमी अपनी मिस को कैजुअल बोलता है क्या? जिस पर श्याओ श्याओ इतना गुस्सा होती है कि उसकी सांस तक अटकने लगती है। लेकिन फोतिन हुआ जरा भी गुस्सा नहीं होती है, बल्कि उल्टा हल्की मुस्कान के साथ बोलती है, सच में? जिसके बाद वो कहती है, पहले खाना खा लो, फिर मुझसे आर्ग्यू करने की ताकत भी आ जाएगी। मैं सामने रखे इस लग्जरी खाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि कल मैंने उसकी जान बचाई थी और उसने मुझे बार बार इरिटेट भी किया था, जिस पर उसका एक ब्रेकफास्ट खाना कोई बड़ी बात नहीं है। यह सोचकर मैं बिना फॉर्मल हुए खाना शुरू कर देता हूँ, जिस पर फो तिन्ह हुआन मुस्कुराते हुए मुझे देखती है और कैजुअली एक स्टेक काट कर मेरी प्लेट में रख देती है। ट्राई करो, टेस्ट ठीक है। लेकिन मैं फोर्क से उस स्टेक को साइड में हटा देता हूँ। मुझे किसी का लेफ्ट ओवर नहीं खाना है, मैं खुद कट कर सकता हूँ। यह देखकर श्याओ श्याओ पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, जिस पर वो सोचती है कि यह आदमी कितना अलग है, जो चाहे करता है, किसी की परवाह नहीं करता है, और तो और अपनी मिस को भी इग्नोर कर रहा है। बचपन से हो तियथुर के साथ रहने के बाद यह पहली बार है जब कोई उन्हें हवा की तरह ट्रीट कर रहा है, वरना पहले जितने भी आदमी उनके सामने आते थे सब बहुत पॉलिटली बिहेव करते थे, लेकिन यह आदमी सच में अलग नजर आता है। इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट खत्म करता हूं और उसी समय प्लेन भी डोंगथान के सिविल एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता है, जिस पर मैं कैजुअली बोलता हूं, फूतियथु, थैंक्स फॉर द हॉस्पिटैलिटी, फिर कभी मिलने की जरूरत नहीं है और उम्मीद करता हूं कि इस लाइफ में दोबारा मुलाकात ना हो। यह कहकर मैं सीधे प्लेन से उतरता हूं, एक टैक्सी पकड़ता हूं और वहां से निकल जाता हूं, जिस पर फोथान हुआ मेरी जाती हुई बैग को देखती रहती है, जैसे कुछ सोच रही हो, और उसके पास खड़ी श्याओ श्याओ धीरे से पूछती है, मिस, क्या हम घर वापस जाएं? जिस पर उसे साफ महसूस होता है कि मिस का मूड ठीक नहीं है। ऑफिस चलते हैं, फोथान हुआन हल्की डिसैप पॉइंटेड आवाज में कहती है, जिस पर श्याओ श्याओ धीरे से पूछती है, क्या आप उसका बैकग्राउंड चेक करवाना चाहती हैं? यह सुनकर फोथान हुआ उसे ठंडी नजर से देखती है, जैसे उसे अननेसेसरी बातों के लिए डांट रही हो। श्याओ श्याओ तुरंत डर जाती है और माफी मांगने ही वाली होती है, लेकिन तभी फोथान हुआ बोलती है, लगता है तुम मुझे अब अच्छी तरह समझने लगी हो। यह सुनकर श्याओ श्याओ उसके होंठों पर आई अजीब सी स्माइल को देखती है और उसका पूरा शरीर कांप जाता है, जिस पर उसे समझ नहीं आता कि खुश हो या डर जाए, क्योंकि यह पहली बार है जब मिस किसी आदमी के लिए ऐसा बिहेव कर रही है। और अभी थोड़ी देर पहले ही उसे ड्रॉप करने के लिए वो अपने विला एरिया के पास से गुजरते हुए भी नहीं रुकी थी, बल्कि खास तौर पर डोंगथान के सिविल एयरपोर्ट तक गई थी, सिर्फ इसलिए कि वो आसानी से टैक्सी ले सके, जो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगता है। और ये सब सिर्फ एक रात में हो गया था, जिस पर श्याओ श्याओ जल्दी से सिर झुकाकर कहती है, यस मिस, मैं अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती हूँ। जिस पर फोथान हुआन खिड़की के बाहर इंटरेस्ट से देखती रहती है। आगे मैं टैक्सी में बैठकर एक एड्रेस बताता हूँ, थान नहम ग्रुप, थैंक यू ड्राइवर। ये सुनकर ड्राइवर थोड़ा सरप्राइज्ड होता है और पूछता है, आप लामजियांग नाम रोड वाले थान नहम ग्रुप की बात कर रहे हैं? जिस पर मैं पूछता हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? ड्राइवर कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन फिर रुक जाता है और सोचता है कि शायद यह आदमी काफी समय बाद यहाँ आया है, इसलिए उसे पता नहीं कि कंपनी का नाम बदल चुका है। इसके बाद ड्राइवर कुछ नहीं बोलता और सीधे गाड़ी टारगेट की तरफ ले जाता है। मैं खिड़की के बाहर की हवा को फील करता हूँ, जिस पर सोचता हूँ कि डोंगथान, आखिर मैं वापस आ ही गया हूँ, और हवा में एक फेमिलियर सा एहसास होता है, जिससे मेरा मूड अच्छा हो जाता है। फिर मुझे याद आता है कि मैंने अभी तक अपने पेरेंट्स को मैसेज नहीं किया है, लेकिन फिर सोचता हूँ कि रहने देता हूँ, सीधा सामने जाकर सरप्राइज दूंगा। आज लूक नियन नियन का बर्थडे है और मैंने उसके लिए एक गिफ्ट भी तैयार किया था, लेकिन प्लेन से उतरने के बाद वो कहीं दिखता नहीं है, जिस पर मैं थोड़ा इरिटेट हो जाता हूँ और उस औरत को याद करता हूँ जिसने मेरा फर्स्ट किस छीन लिया था। अगर वो नहीं होती तो मैं इन सब ट्रबल्स में नहीं फंसता। इसके बाद मैं फोन निकालकर एक बेकरी को कॉल करता हूँ, क्या अभी रेडी केक मिल सकता है? जिस पर सामने से आवाज आती है, यंग मास्टर निगेम, क्या आप हैं? यह सुनकर मैं ऑलमोस्ट फोन गिरा देता हूँ, क्योंकि इतने सालों से मेरे घर की सारी स्वीट्स इसी शॉप से जाती रही हैं, इसलिए उन्हें मेरे नंबर तक याद है। लेकिन वो शॉक्ड इसलिए हैं क्योंकि 3 साल बाद मेरा कॉल आया है। मैं कहता हूँ, हाँ मैं वापस आ गया हूँ, मुझे सबसे बड़ा केक चाहिए, क्या आज मिल सकता है? जिस पर वो पूछते हैं, क्या आप लूक तियथोर के लिए ऑर्डर कर रहे हैं? क्योंकि हर साल इसी टाइम पर निगेम फैमिली यहाँ से लूक नियन नियन के लिए केक ऑर्डर करती है और वहां का हर एम्प्लॉय ये जानता है।
फिर रिसेप्शनिस्ट थोड़ा हेजिटेट होकर कहती है, सेकंड यंग मास्टर ने ऑलरेडी केक भेज दिया है। ये सुनकर मैं थोड़ा सरप्राइज्ड होता हूँ और सोचता हूँ कि नीगम निगीबाज इतना कंसिडरेट निकलेगा, जो हमेशा मेरी फिक्र करता है और छोटी छोटी चीजें भी खुद हैंडल करता है। यह सोचकर मैं मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, तो फिर रहने दो, थैंक्स। आगे टैक्सी विंडो से बाहर देखते हुए मैं सीनरी नोटिस करता हूँ और जैसे जैसे अपने ग्रुप के पास पहुंचता हूँ एनवायरनमेंट और भी बेहतर दिखने लगता है, क्योंकि मेरा ग्रुप इस सिटी की टॉप कंपनीज में से एक है। तभी टैक्सी धीरे धीरे रुकती है और ड्राइवर कहता है कि हम पहुंच गए हैं। मैं पैसे देकर नीचे उतरता हूँ, लेकिन उतरते ही नोटिस करता हूँ कि नाम बदल चुका है, थान ग्रुप। मैं आसपास देखते हुए कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि जगह बिल्कुल वही है, सारे बिल्डिंग्स भी सेम है, लेकिन नाम समझ नहीं आता। तभी दो एम्प्लॉयज पास से गुजरते हैं और बात करते हैं, कल नीगम बॉस ने कहा था ना, आज वो यहाँ नहीं है, इसलिए इस प्लान को हमें क्लोजली फॉलो करना होगा। दूसरा कहता है, नीम बॉस यानी किम गांतो, उनके लीडरशिप में पिछले 3 सालों में प्रॉफिट्स काफी कम हुए हैं। यह सुनकर मैं तुरंत उन्हें रोकता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या तुम लोग जिस नीगम बॉस की बात कर रहे हो वो नीगम वियन डोंग है, जिस पर वो दोनों ऑकवर्ड होकर हंसते हैं? हाँ वही। मैं कहता हूँ, ठीक है, थैंक्स। और वो दोनों मुझे अजीब नजर से देखकर चले जाते हैं, जिस पर मुझे समझ आता है कि फैमिली ने कंपनी का नाम बदल दिया है और मेरे अंदर जो भी डाउट्स थे वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इसके बाद मैं कॉन्फिडेंटली कंपनी के गेट के अंदर एंटर करता हूँ, जिस पर रिसेप्शनिस्ट मुझे देखकर पॉलिटली खड़ी हो जाती है और कहती है, हेलो सर, आप किससे मिलना चाहते हैं? मैं कहता हूँ, मेरा नाम एनगीम थन है, मैं नीम वियन डोंग का बेटा हूँ और इस कंपनी का करंट सीईओ हूँ। प्लीज इन्फॉर्म कर दो कि मैं वापस आ गया हूँ और ऊपर जाना चाहता हूँ। जैसे ही मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, सामने वाली अचानक हंसने लगती है। अब उसके चेहरे से रिस्पेक्ट पूरी तरह गायब हो जाता है और उसकी जगह सीधा कंटेम्प्ट दिखने लगता है, जिस पर वो कहती है, सर क्या आप गलत जगह आ गए हैं? हमारे नीगेम ग्रुप का सीईओ सिर्फ एक ही है, वो है नीगेम वियन डोंग, और आप कह रहे हैं कि आप उनके बेटे हैं। उनके बेटे भी सिर्फ एक ही हैं, वो हैं नीम न्यटबक, जो अभी चेयरमैन है। झूठ बोलने से पहले थोड़ा रिसर्च कर लिया करो। यह सुनकर मैं पूरी तरह कंफ्यूज्ड रह जाता हूं, जिस पर सोचता हूं कि नीगेम नहात बाद चेयरमैन भी बन गया है क्या? 3 साल पहले जब ग्रैंडप्पा की डेथ हुई थी और लॉयर ने विल पढ़ी थी, तब साफ साफ कहा गया था कि थान नीगेम ग्रुप के 80% शेयर्स ऑन बिलियंस की प्रॉपर्टी मेरे और मेरे फादर नीगेम वियन डोंग के बीच फेयर कंपटीशन में जाएगी। जो पहले कंडीशंस पूरी करेगा वही सक्सेसर बनेगा। उससे पहले मैं और मेरे फादर दोनों ही इस ग्रुप के सीईओ थे और साथ मिलकर कंपनी हैंडल कर रहे थे। उस विल में नीगेम नहाटबाज का नाम तक नहीं था, फिर उसका हिस्सा कहां से आ गया? मैं हल्की स्माइल के साथ पूछता हूं, कहीं आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो रही? जो मैं कह रहा हूं वो सब सच है और नीगेम नहातबाज मेरा छोटा भाई है। जिस पर रिसेप्शनिस्ट हल्की स्माइल के साथ बोलती है, सच में? मैं यहाँ 3 साल से काम कर रही हूँ और मैंने कभी नहीं सुना कि चेयरमैन नीगेम का कोई बड़ा भाई भी है। मैं फिर भी कामली कहता हूँ, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि नीम विन डोंग मेरे पिता हैं। अगर मैं फ्रॉड होता तो उनका नाम कैसे जानता? जिस पर उसका एक्सप्रेशन बदलता है और वो अब फॉर्मल टोन छोड़ देती है। हमारे नीम बॉस का नाम बहुत लोग जानते हैं, लेकिन तुमने कहीं से जानकारी लेकर यह प्लान बनाया है क्योंकि तुम्हें पता था कि आज वो यहाँ नहीं है, इसीलिए तुम उनके बेटे बनकर अंदर घुसना चाहते हो। लेकिन मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, फ्रॉड करना अच्छा प्रोफेशन नहीं है। उसका ये एटीट्यूड देखकर मुझे हंसी भी आती है और इरिटेशन भी। जिस पर मैं कहता हूँ, आप सच में गलत समझ रही हैं, मैं सच में उनका रियल सन हूँ। जिस पर वो तुरंत सार्कास्टिक होकर बोलती है, और मैं जैक माँ की बेटी हूँ। तुम दिखने में तो ठीक लगते हो, कोई और काम नहीं मिला जो ये सब करने लगे? मुझे तो लग रहा है तुम सीईओ ऑफिस में घुसकर चोरी करना चाहते हो, और ये फेक ब्रांडेड क्लॉथ्स भी काफी कन्विंसिंग हैं। यह सुनकर मैं फिर कहता हूँ, मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा। मैं और मेरे फादर दोनों इस ग्रुप के सीईओ हैं। जिस पर वो हंसते हुए बोलती है, कल भी एक आदमी आया था जो खुद को हमारे चेयरमैन लूक का बॉयफ्रेंड बता रहा था, और आज तुम खुद को उनका बेटा बता रहे हो। ये तो और भी मजेदार है। यह सुनकर मैं थोड़ा रुकता हूँ और पूछता हूँ, तुम लूक निमनिम की बात कर रही हो? मैं सच में उसका बॉयफ्रेंड हूँ। यह सुनकर रिसेप्शनिस्ट आंखें घुमाती हैं जैसे बेहोश होने वाली हो, और मैं वांग सिकोंग की गर्लफ्रेंड हूँ। तुम सच में बहुत स्टबर्न हो, अगर अभी नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी बुला लूंगी। मुझे समझ आ जाता है कि इससे बहस करना बेकार है, जिस पर मैं कामली कहता हूँ, ठीक है, आप फोन कनेक्ट कर दीजिए, मैं खुद नीगेम बॉस से बात कर लूंगा, इससे सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो गुस्से में बोलती है, अगर तुम ऐसे ही जिद करते रहे तो मैं सच में पुलिस बुला लूंगी। जल्दी निकलो यहाँ से, आज शुभ दिन है, बदकिस्मती मत फैलाओ। मैं पूछता हूँ, क्या खास दिन है आज? जिस पर वो कहती है, तुम्हें पता नहीं, आज हमारी फ्यूचर मैडम यानी चेयरमैन लूक का बर्थडे है और सारे हाई लेवल लीडर्स अभी रूफटॉप गार्डन में उन्हें विश करने गए हैं। तुम यहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है वहां जाओ और असली यंग मास्टर को देखो। यह सुनकर मुझे समझ आता है कि इससे बात करना टाइम वेस्ट है, जिस पर मैं तुरंत एक टैक्सी लेता हूँ और अंदर ही अंदर इरिटेट भी होता हूँ और हंस भी रहा होता हूँ कि ये रिसेप्शनिस्ट ओवर डेडिकेटेड है या बस लोगों को परेशान करती है। इसके बाद मैं फोन निकालकर अपने पेरेंट्स को कॉल करता हूँ, लेकिन कई बार ट्राई करने के बाद भी कोई कॉल नहीं उठाता।
फिर मैं अपने भाई और लूक निम निम को कॉल करता हूँ, लेकिन चारों में से कोई भी फोन नहीं उठाता। जिस पर मैं ड्राइवर से पूछता हूँ, थाननहम ग्रुप का नाम बदलकर थानथच ग्रुप कब हो गया? ड्राइवर कहता है, मुझे नहीं पता, मैं 2 साल से यहाँ हूँ और हमेशा से इसका नाम थान थच ग्रुप ही सुना है। मैं सिर हिलाता हूँ और कुछ नहीं पूछता। इसके बाद मैं डोंगथान के सबसे बड़े होटल पहुंचता हूँ और रूफटॉप गार्डन की तरफ जाता हूँ, लेकिन इनविटेशन न होने की वजह से 2 गार्ड्स मुझे रोक देते हैं। मैं जितना भी समझाने की कोशिश करता हूँ वो बिल्कुल नहीं मानते। चलो यहाँ से, ड्रामा मत करो। मैं कहता हूँ, मैं सच में निगियम वियेंडोंग का बेटा हूँ। जिस पर वो कहते हैं, अगर नहीं गए तो हम फोर्स यूज करेंगे। तभी पीछे से एक फैमिलियर वॉइस आती है, अरे ये तो गिथन है ना? मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सामने थच हाउ खड़ा होता है। 3 साल बाद भी वो पहले से ज्यादा स्मार्ट दिखता है। गार्ड्स उसे देखते ही रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके सीधे मेरी तरफ देखता है। कब वापस आया? मेरी फ्लर्ट सिस्टर ने तो कुछ बताया ही नहीं। 2 दिन पहले वो ग्रैंडपा से बात करते हुए तुम्हारा एग्जाम्पल दे रही थी। मैं ऑकवर्ड होकर कहता हूँ, हाँ भाई प्लीज मजाक मत करो, बचपन से आप मुझे टीज करते आए हो। वो हंसते हुए कहता है, ये मजाक नहीं है, मेरी सिस्टर 3 साल से तुम्हारे पीछे है, तुमने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तुम सबसे मुश्किल टारगेट हो। इसके बाद वो मेरे शोल्डर पर हाथ रखता है, जिस पर मैं कहता हूँ, हाँ भाई आप सही समय पर आए हो, ये लोग मेरी आइडेंटिटी पर बिलीव नहीं कर रहे, प्लीज कंफर्म कर दो। वो अपनी ठुड्डी छूते हुए कहता है, मुझे क्या मिलेगा? मैं तुरंत कहता हूँ, मैं आप पर एक फेवर ओवे करता हूँ, आगे कभी भी जरूरत हो मैं पूरा करूंगा। यह सुनकर वो गार्ड से कहता है, अब समझ गए ना, हट जाओ। गार्ड्स तुरंत रास्ता छोड़ देते हैं और मैं अंदर जाने लगता हूँ, लेकिन तभी थैक हाउ पीछे से बोलता है, लेकिन आज तुम गलत टाइम पर आए हो। मैं रुककर पूछता हूँ, क्या मतलब? वो हल्की स्माइल के साथ कहता है, आज एक इंटरेस्टिंग शो होने वाला है और मैं तो गॉसिप मिस नहीं करता, लेकिन अगर शो छोटा होता तो मैं आता ही नहीं। मैं उसकी बात समझ नहीं पाता। तभी अचानक हॉल की लाइट्स बंद हो जाती हैं और सिर्फ स्टेज पर स्पॉटलाइट पड़ती है, जिस पर निगियम वियेंडोंग स्टेज पर खड़ा हंस रहा होता है और कहता है, आज मैं अपने बेटे की शादी की खुशखबरी अनाउंस करना चाहता हूँ। यह सुनकर पूरा हॉल शांत हो जाता है। सभी लोग सांस रोककर खड़े रहते हैं, जैसे 2 बड़े ग्रुप्स का मर्जर होने वाला हो, और हर कोई हैरान होता है, ये कब हुआ? हल्का सा म्यूजिक बजता है, जिस पर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होता है और साथ ही क्यूरियोसिटी भी होती है कि डैड मेरी और लूक निम निम की शादी अनाउंस क्यों करना चाहते हैं बिना मुझसे डिस्कस किए। आइए हम गिम फैमिली की फ्यूचर डॉटर इन लॉ लुक नियम नियम को स्टेज पर इनवाइट करते हैं। यह कहते ही नियम वियेंडोंग खुद सबसे पहले क्लैप करता है, जिस पर मैं भी नीचे खड़े होकर क्लैप करता हूँ। 3 साल बाद लुक निम निम पहले से काफी स्लिम लगती है। उसके चेहरे पर वही जेंटल स्माइल होती है जो उसे और भी क्लोज फील करवाती है, और मैं दूर से ही उसे देखकर खुश होने लगता हूँ। इसके बाद गिम वियेंडोंग फिर बोलता है, अब मेरे बेटे को स्टेज पर बुलाते हैं गिम न्यटबक। यह सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है, जिस पर निगियम नहात बाच मुस्कुराते हुए स्टेज पर आता है। 3 साल में वो पहले से ज्यादा मैच्योर दिखता है, लेकिन जो चीज मुझे शॉक करती है वो यह कि लूक नियम नियम उसका हाथ कसकर पकड़े रहती है। दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे वो डीपली इन लव कपल हों, जिस पर मेरे ऊपर जैसे बिजली गिरती है और मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता। एक कदम पीछे लड़खड़ा जाता हूँ। ये सब देखकर मुझे यकीन ही नहीं होता कि मेरी गर्लफ्रेंड और मेरा खुद का भाई अब अपनी एंगेजमेंट अनाउंस करने वाले हैं। तभी थच हाओ मुझे संभालता है और हल्के मजाक में कहता है, अभी से ये हाल है, असली शो तो अभी बाकी है। तभी गिम वियेंडोंग की हंसी गूंजती है और वो अनाउंस करता है, इस शुभ दिन पर मैं अनाउंस करता हूँ कि गिम फैमिली और लुक फैमिली अब रिश्ते में जुड़ रहे हैं। मेरा बेटा गिम न्यटबक लुक फैमिली की हैरिस लुक नियम नियम से शादी करेगा। उनकी शादी अगले महीने की 28 तारीख को होगी। आज सिर्फ थाना निगरीम ग्रुप और लूक ग्रुप के 3 साल के मर्जर का सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि निगरीम निगरीम का बर्थडे भी है और साथ ही उनकी एंगेजमेंट पार्टी भी है। एंगेजमेंट पार्टी, ये 3 शब्द मेरे लिए जोरदार झटका बन जाते हैं, जिस पर मेरा दिमाग सुन्न होने लगता है और दिल में एक अजीब सा दर्द उठता है। 8 साल से जिसे मैं प्यार करता था वो अब मेरे ही भाई से एंगेजमेंट करने जा रही है, जिस पर मुझे समझ नहीं आता कि ये सब कैसे पॉसिबल है। लेकिन तभी गिम वियेंडोंग आगे बोलता है, इस खुशी के मौके पर मुझे एक दुखद खबर भी देनी है। मेरा बड़ा बेटा नीमथन कल जिस फ्लाइट में था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और आज से मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, निगियम नहातबाच। क्योंकि नीमथन अब नहीं रहा, इसलिए उसका इनहेरिटेंस राइट भी खत्म हो गया है और अब कंपनी की जिम्मेदारी नटबक और नियम नियम संभालेंगे। यह सुनते ही पूरा हॉल शॉक में चला जाता है और सब लोग चुपचाप मेरे लिए सिंपैथी फील करते हैं, लेकिन साथ ही चोरी छुपे निगियम नीतबाच और लूक नीम नीम को देखते हैं, जैसे फ्यूचर रूलर्स को जज कर रहे हों। मैं ये सब सुनकर अंदर से टूट जाता हूँ, जिस पर सोचता हूँ कि डैड ने मेरी मौत इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर ली जैसे मेरी कोई वैल्यू ही नहीं थी, और अगर मैं सच में मर भी जाता तो क्या वो मुझे ढूंढते भी नहीं। इसके बाद वो कैजुअली बोलता है, 3 साल पहले मैंने नीमथन को बाहर भेजा था ताकि वो फ्रेग्रेंस टेक्नोलॉजी सीखे और वापस आकर कंपनी संभाले, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खैर, आज खुशी का दिन है, उसके बारे में बात नहीं करते, सब लोग ड्रिंक उठाइए और सेलिब्रेट कीजिए। यह कहकर वो ग्लास उठाता है और पूरा हॉल भी उसके साथ चीयर्स करता है, जिस पर मेरा दिल जैसे चीयर दिया जाता है। मैं स्टेज पर खड़े उस आदमी को देखता हूँ और यकीन नहीं कर पाता कि वो मेरा ही पिता है। इसके बाद लूक निम निम आगे आती है और सॉफ्टली बोलती है,
डैड, अब आपके पास मैं और नहात बाज हैं। हम दोनों आपका ख्याल रखेंगे, आप दुखी मत होइए। फिर गिमनट बच भी कहता है, हाँ डैड, आपने एक बेटा खोया है लेकिन एक बेटी पाई है, सब कुछ बैलेंस हो जाता है। दोनों उसके दोनों तरफ खड़े होकर उसे सपोर्ट करते हैं, जिस पर निगिम वियन डोंग खुश होकर उनके कंधे थपथपाता है। फिर वो कहता है, आज यहाँ लाम ग्रुप और वान होई ग्रुप के लीडर्स भी आए हैं, चलो तुम दोनों को उनसे मिलवाता हूँ। और वान अन, तुम भी आ जाओ, आगे बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हें ज्यादा संभालनी होगी। जिस पर स्टेप मदर ट्यूंग वैन आना हंसते हुए कहती है, बिल्कुल, चाहे ये मेरे रियल बच्चे ना हो लेकिन मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी। यह देखकर मैं खुद को पूरी तरह आउटसाइडर फील करता हूँ, जिस पर मेरे हाथ कांपने लगते हैं और मुझे यकीन नहीं होता कि सिर्फ 3 साल में सब कुछ इतना बदल गया है। इसके बाद वो चारों हंसते हुए बाकी गेस्ट से मिलने जाते हैं और फिर खाने की टेबल की तरफ बढ़ते हैं। तभी मैं आगे बढ़कर बोलता हूँ, इतने खुश क्यों हो सब, क्या इंटरेस्टिंग हुआ है? मेरी आवाज सुनते ही उन चारों के चेहरे बदल जाते हैं और गिमनट बच शौक होकर मुझे देखता है। भैया, आप वापस आ गए? मैं ठंडी नजर से कहता हूँ, क्यों, मुझे नहीं आना चाहिए था? वो घबरा कर कहता है, आप मरे नहीं? मैं तंज कसते हुए कहता हूँ, तुम चाहते थे कि मैं मर जाऊं? वो हड़बड़ाकर बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसी वक्त नीम वियन डोंग भी शॉक्ड होकर कहता है, नीमथन, तुम्हारी फ्लाइट क्रैश हो गई थी, न्यूज में आया था कि कोई भी नहीं बचा। मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ, तो आपने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, सीधा मेरी मौत अनाउंस कर दी? मैं अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि मेरा खुद का पिता मेरी मौत को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। तभी स्टेप मदर हंसते हुए सिचुएशन संभालने की कोशिश करती है, थान, तुम भी ना, अगर बच गए थे तो एक कॉल कर देते, हमें पता है हम चारों कितने परेशान थे, पूरी रात सो नहीं पाए। मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, सच में? मुझे तो आप सब काफी खुश दिख रहे हो, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आपने नींद खोई है। फिर मैं सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहता हूँ, या फिर आप सब खुश थे कि अब मेरी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हो? ये सुनते ही नीम वेन डोंग गुस्से में चिल्लाता है, गिमथन, अपनी माँ से ऐसे बात करते हैं? मुझे पता है नटबच और नीम नीम की बात तुम्हारे लिए शौक है, लेकिन यहाँ इतने गेस्ट्स हैं, तुम्हें फैमिली की रेपुटेशन का ध्यान रखना चाहिए, ये चाइल्डिश बिहेवियर बंद करो। मैं गुस्से में कहता हूँ, और मेरी रिस्पेक्ट का क्या, उसका ध्यान कौन रखेगा? फिर मैं लूक निम निम की तरफ देखकर कहता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंस दी, अगर तुम मुझे एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे देती तो शायद मैं फॉरगिव कर देता, लेकिन तुम्हें जरा भी गिल्ट नहीं है। जिस पर वो धीरे से कहती है, थान, ये मेरी गलती है, मैं सच बताने से डरती थी क्योंकि मुझे लगा तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे। मैं गुस्से में बोलता हूँ, रिएक्ट? मुझे मेरे अपने लोगों ने बिट्रे किया है और मैं चुप रहूं? अगर इन 8 सालों में एक दिन भी तुमने सच बोल दिया होता तो आज ये हालत नहीं होती। वो एक तरफ मुझसे प्यार करने की बात करती है, जिस पर दूसरी तरफ वो छुप कर मेरे ही छोटे भाई के साथ डेट पर जाती है। लुक निम, क्या यही तुम्हारा लव है? मैं यहाँ तक बोलता हूँ तो गुस्सा भी आता है और दिल भी टूटता रहता है। कल तक वो मैसेज करके कह रहा था कि वो मुझसे प्यार करता है और फिर आज अचानक इतना रशलेस कैसे हो जाता है? जिस पर वो कैजुअली बोलती है, फीलिंग्स जैसी चीजों को कौन पहले से प्रेडिक्ट कर सकता है? इसके बाद टोंगन गोक अनह अपना शॉल ठीक करते हुए ऊपर से समझाने वाले टोन में कहती है, निम निम और नहात बाज अभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जिस पर क्या तुम सच में चीये को अकेला छोड़ सकते हो? फिर वो आगे कहती है, फैमिली की बात है, इसे बड़ा इशू बनाने से अच्छा है तुम दिल बड़ा रखकर उन्हें ब्लेस कर दो, आखिर सब अपने ही हैं। निम निम तुम्हें चुने या नहात बाज को, फर्क ही क्या पड़ता है? यह सुनकर मैं अंदर से फट पड़ता हूँ। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। नटबच अलग है और मैं अलग हूँ, मैं इस ग्रुप का फ्यूचर हेयर हूँ, क्या ये सच नहीं है? जिस पर वो तुरंत बोलते हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दिया, अभी तुम्हारे फादर ने अनाउंस किया है, अब नहात बाज भी हेयर है। और फिर कैजुअली कहते हैं, तुम सही समय पर आए हो, निम प्रेग्नेंट है, नहात बाज बहुत बिजी है, तुम उसकी हेल्प कर दो। ये सुनते ही मैं वहीं लड़खड़ा जाता हूँ जैसे बिजली गिरती है, मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। मैं कांपती आवाज में बोलता हूँ, तुम लोग, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम लोग इतने नीचे गिर सकते हो, बच्चे तक की बात हो गई है। जिस पर अनगोन नटबच मुस्कुराते हुए बोलता है, भाई कुछ महीनों में मेरा बच्चा पैदा होने वाला है, तुम अंकल बनने वाले हो, खुश हो ना? और फिर उसकी आंखों में साफ दिखता है वो प्रोवोकिंग एटीट्यूड, जो देखकर मैं सब समझ जाता हूँ। फिर वो और आगे बढ़कर कहता है, भाई तुम तो बचपन से अब्रोड पढ़े हो, इतने नॉलेजेबल हो, हमारे बच्चे का नाम तुम ही रख दो। जिस पर उसे पता होता है कि मैं अंदर से कितना टूट रहा हूँ, फिर भी वो जानबूझकर मेरे जख्मों पर नमक छिड़कता रहता है। जिस पर नीम वियन डोंग भी एग्री करता है, आइडिया अच्छा है, अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल लगता है तो बच्चे को गॉडफादर मान लो, नाम भी तुम ही रख दो। यह सुनकर मैं हंसता हूँ, एक ठंडी हंसी के साथ, क्या ये मुझे चैरिटी दी जा रही है? अगर ये सब नहीं होता तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मेरा अपना फैमिली इतना चीप हो सकता है। फिर मैं ठंडी आवाज में बोलता हूँ, ठीक है, इसका नाम नीमकिन ले रखते हैं, ताकि बड़ा होकर ये बच्चा तुम सबसे दूर ही रहे। यह सुनते ही तुंग नौकन जोर से चिल्लाती है, क्या तुम्हारी सारी अपब्रिंगिंग खत्म हो गई है? जिस पर मैं सीधा जवाब देता हूँ, पहले खुद को सिखाओ फिर मुझे सिखाना। इसके बाद मैं वाइन का ग्लास उठाता हूँ और नटबाज की तरफ बढ़ता हूँ, अगर तुम शादी करने वाले हो तो मुझे भी तुम्हें टोस्ट देना चाहिए। जिस पर वो अभी भी जेंटलमैन बनते हुए कहता है, मुझे खुशी है कि तुम सेफ वापस आ गए, हमारी शादी में तुम्हारा ब्लेसिंग चाहिए। मैं हंसते हुए बोलता हूँ, ठीक है, मैं विश करता हूँ कि तुम्हारा लाइनेज खत्म हो जाए, लेकिन तुम्हारे बच्चे बहुत हों। और ये बोलकर मैं सीधा वाइन उसके चेहरे पर फेंक देता हूँ। ये देखकर लुक निम निम गुस्से में बोलती है, अन्ना सिसिम थान, तुम हद पार कर रहे हो,
चाहे कुछ भी हो नाहतबाज तुम्हारा भाई है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है तुम में। जिस पर नीम वियन डोंग भी शॉक हो जाता है, लेकिन मुझे अपने एक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, बल्कि मैं एक और ग्लास उठाकर लूक नियम नियम के सामने जाता हूँ और बोलता हूँ, ये टोस्ट तुम्हारे लिए है, अब से लेकर मरने तक हम कभी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे। और फिर मैं वो ग्लास भी उसकी तरफ फेंक देता हूँ। जिस पर तोंग और कन रोकने की कोशिश करती है, लेकिन देर हो चुकी होती है। रेड वाइन उसके चेहरे पर गिरता है और उसका मेकअप पूरी तरह खराब हो जाता है। ये सब देखकर मेरा दिल कसकर जकड़ जाता है। मेरा अपना फादर और मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के लिए ऐसे कंसर्न दिखा रहे हैं। क्या ये वही लोग हैं जिन्हें मैं फैमिली मानता था? फिर मैं ग्लास जमीन पर फेंक देता हूँ और गुस्से से नीगियम वियन डोंग की तरफ देखते हुए कहता हूँ, हमारा रिलेशन भी इसी ग्लास की तरह है, जो एक बार टूट गया तो फिर कभी जुड़ नहीं सकता। आज से हमारा रिश्ता खत्म है। तुम अपनी राह चलो, मैं अपनी राह चलता हूँ। इसके बाद मैं ऐसे निकलता हूँ जैसे एक घायल अकेला वुल्फ। बाहर कब से तूफान चल रहा होता है और मैं सीधे उस बारिश में चला जाता हूँ जो मुझे अंदर तक ठंडा कर देती है, जैसे रियलिटी मुझे झकझोर रही हो। मैं जोर जोर से हंसता हूँ, एक दर्द भरी हंसी। मुझे अपनी ही एग्जिस्टेंस एक जोक लगती है। मैं हंसता भी हूँ, रोता भी हूँ। बारिश लगातार मुझे भिगोती रहती है और मैं उस दर्द से निकल नहीं पाता। इसी बीच कई गाड़ियां हॉर्न बजाती हैं। लोग चिल्लाते हैं, पागल है क्या, हट यहाँ से, गाड़ी गंदी मत कर, रास्ते से हट। जिस पर मैं और जोर से हंसने लगता हूँ, जैसे पूरी तरह क्रेजी हो गया हूँ। अचानक एक ब्लैक कार तेजी से मेरी तरफ आती है। मैं उसे पहचान लेता हूँ। यह तो लूक निम निम की कार है। जिस पर मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ। मन में सोचता हूँ, क्या वो मुझे मनाने आई है? क्या उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है? मैं सोचता रहता हूँ, क्या मुझे उसे माफ करना चाहिए? 8 साल का ये रिश्ता, मेरी पूरी यूथ उससे जुड़ी हुई है। मैं उस मेमोरी को निकाल ही नहीं पाता और फिर अगले ही पल वो कार सीधा मुझसे टकरा जाती है। मेरा दिमाग खाली हो जाता है तो वो मुझे मारना चाहता है। मेरी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। मुझे यकीन नहीं होता। सिर्फ 100 युआन की वाइन के लिए वो खुद गाड़ी चलाकर मुझे मारने आता है। मैं हंसता हूँ, लेकिन वो हंसी और भी दर्दनाक हो जाती है। मेरा शरीर जमीन पर गिर जाता है और मेरी कॉन्शियसनेस चली जाती है। बारिश लगातार मुझ पर गिरती रहती है। जमीन पर खून फैलता जाता है। तभी एक घबराई हुई आवाज आती है, मिस, किसी को टक्कर लग गई है? कार कंट्रोल नहीं हुई? बारिश में दिखा नहीं। जिस पर पीछे बैठी वुमन बिना पलक झपकाए ठंडे टोन में कहती है, हैंडल इट। लेकिन तभी ड्राइवर ध्यान से देखता है और कहता है, मिस, ये तो आपके हस्बैंड लगते हैं। जिस पर पीछे बैठी कॉक इन हुआन तुरंत रिएक्ट करती है। दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर आती है। वो बिना रुके उसके पास जाती है, झुककर उसे उठाने की कोशिश करती है। सर्वेंट कहती है, मिस, अपना ख्याल रखिए। जिस पर वो तुरंत बोलती है, लिंची, डॉक्टर को घर बुलाओ। वो उसे कसकर पकड़ती है। इतनी भारी बारिश में वो क्या कर रहा था? उसके सिर के पीछे से खून निकलकर बारिश में मिल रहा होता है, जो उसके कपड़ों को भी लाल कर देता है। फिर वो जल्दी करने को कहती है, जिस पर ड्राइवर स्पीड बढ़ाता है। आखिरकार कार शांग विला एरिया पहुंचती है, जो ईस्ट सिटी का सबसे एक्सपेंसिव प्लेस माना जाता है और यही को किन्हुआन का घर होता है। जिसके बाद वो जल्दी जल्दी अंदर जाती है और डॉक्टर्स की टीम भी उसके पीछे पीछे आती रहती है। लेकिन जैसे ही वो रूम में पहुंचती है, सर्वेंट्स शॉक होकर कहते हैं, मिस जो हमेशा साफ सुथरी रहती है, आज वो एक पूरी तरह भीगे हुए आदमी को अपने बेड पर लिटा रही है। और वो भी एक आदमी होता है। जिस पर डॉक्टर्स और नर्सेज एक दूसरे को कंफ्यूज होकर देखते रहते हैं। फिर वो पूछते हैं, मिस, क्या हमें इस पेशेंट के वुंड्स बैंडेज नहीं करने हैं? जिस पर वो तुरंत गुस्से में बोलती है, सब बाहर जाओ, अभी के अभी बाहर जाओ। यह सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं कि मिस आखिर करना क्या चाहती है। तभी एक सर्वेंट पानी का बेसिन लेकर अंदर आता है और जैसे ही सब बाहर जाते हैं, वो खुद मेरे भीगे हुए शर्ट को उतारने लगती है और मेरे बॉडी को बार बार टॉवेल से साफ करने लगती है। जिस पर बाहर खड़े लोग आवाज सुनकर अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि फो थान हुआन खुद मेरे बॉडी को वाइप कर रही है। फिर तुरंत कहती है, जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू करो। जिस पर साइड में खड़ी सर्वेंट एक्साइटेड होकर देखती रहती है, जैसे वो मुझे ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व कर चुकी होती है और बोलती है, ये काम नर्स को दे देते तो भी हो जाता, या मुझे ही दे देते, मैं इसको खुद करने की क्या जरूरत है? तभी मैं अचानक डॉक्टर का कोट पकड़ लेता हूँ और दर्द में बड़बड़ाता हूँ, मत जाओ। जिस पर डॉक्टर झांग घबरा जाता है और जल्दी जल्दी मेडिसिन लगाता है, जिससे दर्द और बढ़ जाता है और मैं ठंडी सांस खींचता हूँ। यह देखकर फो थान हुआन उसे धक्का देकर हटाती है और कहती है, इतनी सी चीज भी ठीक से नहीं कर सकते। फिर वो खुद मेरे वंड पर दवा लगाती है। जिस पर मैं दर्द में पूछता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों? इसके बाद वो तुरंत आदेश देती है, पता लगाओ हन के साथ क्या हुआ है। जिस पर सर्वेंट जवाब देता है, जी मिस, अभी पता करता हूँ। फिर वो एक और ऑर्डर देती है, घर के सारे सर्वेंट्स बदलकर मेल कर दो, क्योंकि अब तक वो किसी भी आदमी के करीब नहीं रहती थी, इसलिए सारे सर्वेंट्स फीमेल थे और इसी वजह से उसे खुद मुझे वाइप करना पड़ा था। कुछ देर बाद मैं होश में आता हूँ। सर्वेंट मुझसे कहता है, सर आप जाग गए, मैं आपकी देखभाल के लिए असाइंड हूँ। मैं इधर उधर देखते हुए पूछता हूँ, ये जगह कहाँ है? जिस पर वो जवाब देता है, ये शियान विला एरिया है, ईस्ट साइड का सबसे एक्सपेंसिव प्लेस और यही मिस का घर है। मैं हैरान होकर पूछता हूँ, मैं यहाँ कैसे आया? जिस पर वो बताता है, एक्सीडेंट हुआ था, मिस की कार से टक्कर लगी थी, क्या आपको याद नहीं? मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। तभी सिर के पीछे दर्द उठता है और वो बताता है, गिरते वक्त आपको चोट लगी थी, ज्यादा डीप नहीं है, मिस ने खुद बैंडेज किया है। फिर मुझे धीरे धीरे सब याद आने लगता है
और मैं उठने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सर्वेंट मुझे रोक देता है और कहता है, क्या आपको हमारी मिस याद नहीं? मैं सिर हिलाकर कहता हूँ, नहीं, एक्सीडेंट के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जिसने मुझे बचाया उसे मैं देख भी नहीं पाया। फिर मैं पूछता हूँ, तुम्हारी मिस कहाँ है? जिस पर वो कहता है, वो बाथ लेने गई हैं। आपको बचाने के चक्कर में वो खुद भीग गई थी। मैं अपने ऊपर बाथरोब देखकर हैरान होता हूँ और पूछता हूँ, ये कपड़े कब बदले गए? जिस पर सर्वेंट बताता है, आपको कोल्ड ना हो इसलिए हमने चेंज करवाया। मैं थोड़ा हेजिटेट होकर पूछता हूँ, ये कपड़े किसने पहनाए मुझे? क्या तुमने? जिस पर वो कैजुअली बोलता है, और कुछ चाहिए क्या सर? मैं ऑकवर्ड होकर मना कर देता हूँ। फिर पूछता हूँ, मेरे कपड़े कहाँ हैं? जिस पर कहता है, वॉश करके ड्रायर में रखे हैं, अभी लेकर आता हूँ। और वो बाहर चला जाता है। इसके बाद मैं आसपास का रूम देखता हूँ। सब कुछ लग्जरी से भरा होता है। फर्नीचर से लेकर सर्वेंट्स के मैंसर्स तक सब कुछ हाई क्लास फील देता है, जिससे साफ समझ आता है कि इस घर की ओनर कोई बहुत पावरफुल बैकग्राउंड से है। लेकिन तभी मेरे अंदर दर्द उठता है। 8 साल का वो रिलेशनशिप जो मेरे दिल में एक पेड़ की तरह ग्रो हो चुका था, अब जड़ से उखड़ गया है और उसका दर्द मुझे अंदर तक तोड़ता रहता है। तभी सर्वेंट वापस आता है और कहता है, सर आपके कपड़े अभी थोड़े गीले हैं, क्या आप अभी पहनेंगे? मैं धीरे से हाँ कहता हूँ और उसे जाने को बोल देता हूँ। फिर जैसे ही मैं टॉवल हटाता हूँ तभी अचानक एक सेडक्टिव आवाज आती है और डोर खुल जाता है। मैं चौंक कर देखता हूँ और सामने वही वुमन खड़ी होती है। मैं हैरान होकर बोलता हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर वो मुस्कुराकर कहती है, ये मेरा घर है। जिस पर मैं कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता हूँ और वो हंसते हुए बोलती है, क्या कोई अपने ही घर से बाहर निकाला जाता है? मैं ऑकवर्ड होकर बोलता हूँ, यहाँ देखने जैसा कुछ नहीं है, इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? जिस पर वो टीजिंग टोन में कहती है, क्या मतलब कुछ देखने जैसा नहीं है? और फिर बोलती है, तुम्हें बेसिक मैनर्स नहीं सिखाए गए? किसी के रूम में बिना नॉक किए आना? जिस पर वो कामली जवाब देती है, अपने ही रूम में आने के लिए नॉक क्यों करूं? मैं और शॉक्ड हो जाता हूं और वो कैजुअली कहती है, ये रूम तुम्हारा है क्या? और फिर नोटिस करती है कि उसके कपड़े अभी भी गीले हैं और कहती है, अगर सिक नहीं होना तो जल्दी चेंज कर लो। मैं अंदर ही अंदर सोचता हूँ, ये कैसी सिचुएशन है? फिर थोड़ा काम होकर कहता हूँ, तो तुमने मुझे बचाया था। अभी का मेरा बिहेवियर थोड़ा गलत था, थैंक्स मुझे बचाने के लिए, अब मैं चलता हूँ। जिस पर वो तुरंत रोकती है और कहती है, तुम जाओगे कहाँ? मैंने सब पता कर लिया है, गार्डन में जो हुआ वो सब मुझे पता है। मैं कहता हूँ, मैं होटल में रह लूंगा। जिस पर वो कहती है, इतनी रात में अगर तुम मेरे घर से अकेले निकलोगे, लोग क्या सोचेंगे? मेरी रेपुटेशन खराब होगी। मैं मन ही मन सोचता हूँ, जब मेरे पीछे गैंग्स पड़े हैं तो रेपुटेशन की क्या बात है, लेकिन उसके टोन से लगता है कि वो जेन्युइनली मेरी हेल्प करना चाहती है। फिर वो कहती है, तुमने भी मेरी जान बचाई थी, इसे रीपेमेंट समझ लो। जब तक तुम्हें रहने की जगह नहीं मिलती यहीं रहो। और जाते जाते वो कैजुअली बोलती है, मुझे स्किनी मंकीज में इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर मैं अंदर से इरिटेट हो जाता हूँ, ये मुझे स्किनी मंकी बोल रही है? फिर वो पूछती है, अब दर्द है क्या? अगर नहीं तो रेस्ट करो, मैं डिनर चेक करके आती हूँ। और वो बाहर चली जाती है। मैं उसके लिए नए कपड़े देखता हूँ। साइज और स्टाइल देखकर लगता है जैसे खास मेरे लिए खरीदे गए हों, लेकिन फिर सोचता हूँ शायद यहाँ अक्सर गर्ल्स आती होंगी इसलिए हर साइज अवेलेबल होगा। मैं बाथरूम में जाता हूँ, मिरर में अपना पैल फेस देखता हूँ और सोचता हूँ, मेरी ये हालत देखकर कौन मुझे पसंद करेगा? इतने सालों में उसका बदल जाना नॉर्मल ही है। लुक निम के बारे में सोचते ही मेरा दिल फिर दर्द से भर जाता है। वो 8 साल का प्यार अब एक नाइफ बनकर मेरे दिल को काटता रहता है। काफी देर बाद डोर नॉक होता है और फोथान होआन की आवाज आती है, नीचे आकर खाना खाओ, क्या अनथांस हो गया है? वो डोर खोलकर अंदर आती है। बाथरूम से स्टीम निकल रही होती है और वो वापस जाने लगती है। तभी अचानक अलार्म की आवाज आती है, जिस पर वो तुरंत समझ जाती है कि कुछ गलत हुआ है। डोर खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो लॉक्ड होता है और वो जोर से बोलती है, नेथान, डोर खोलो, क्या तुम सुन रहे हो? अंदर मैं फ्लोर पर गिरा होता हूँ और वो जल्दी से मुझे उठाती है और तुरंत चिल्लाती है, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। डॉक्टर आता है और पूछता है, क्या वंड फिर से ट्रीट करना है? जिस पर वो गुस्से में बोलती है, तुरंत शुरू करो। और फिर मुझे देखकर कहती है, बेवकूफ आदमी, नहाते नहाते भी बेहोश हो जाता है। मैं बस एक पल के लिए ध्यान हटाता हूँ और तुम पूरी तरह केयरलेस हो जाते हो। जिस पर डॉक्टर कहता है, मिस, वुंड इन्फेक्टेड हो गया है इसलिए हाई फीवर आ रहा है। जिस पर वो तुरंत सीरियस होकर बोलती है, चाहे जो भी करना पड़े, इसका फीवर कम होना चाहिए, इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझे? पता नहीं कितना वक्त बीतता है, फिर मैं धीरे धीरे आंखें खोलता हूँ। सब कुछ भारी लगता है, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। जिस पर वो तुरंत पास आकर पूछती है, तुम जाग गए? कहीं डिस्कम्फर्ट तो नहीं है? मैं पहले सिर हिलाता हूँ, फिर मना करता हूँ, फिर अचानक अपना सिर जोर से हिलाकर सामने खड़ी वुमन को देखने की कोशिश करता हूँ और खुद को उठाने लगता हूँ। वो पूछती है, सिर अभी भी दर्द कर रहा है? मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ और फिर उसके कपड़े खोलने की हलचल देखकर कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ। वो पूछती है, क्या हुआ? बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है क्या? डॉक्टर झांग को बुलाऊं? लेकिन मैं बड़बड़ाता रहता हूँ। आखिर वो वुमन ऐसा कैसे कर सकती है? कोई भी हो सकता था, लेकिन क्यों मेरा ही भाई? और अब तो उनके बीच बच्चा भी है। जिस पर थान हुआन हल्का सा फ्राउन करती है। उसे लगता है कि मैं उसे किसी और समझ रहा हूँ। मैं फिर कहता हूँ, दुनिया में और भी लोग हैं
लेकिन मेरी निम निम अलग थी, वो सबसे अलग थी। वो धीरे से बोलती है, तुम कह रहे थे डिस्कम्फर्ट है, डॉक्टर को बुलाया लेकिन फायदा नहीं हुआ, कहाँ डिस्कम्फर्ट है। मैं अपने सीने की तरफ इशारा करता हूँ और कहता हूँ, यहाँ बहुत दर्द है। क्यों अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैंने क्या गलत किया? मैं सब बदल सकता हूँ। अगले ही पल मैं उसे कसकर पकड़ लेता हूँ, जिस पर उसका पूरा शरीर गर्म होने लगता है। उसकी आंखों का फोकस भी ढीला पड़ता है, लेकिन उस दिमाग में एक ही बात चलती है, अनथान एक दिन मेरा होगा। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी वो जानता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। अगली सुबह जब मैं उठता हूँ, रूम खाली होता है, कोई नहीं होता, और मुझे बस कल रात की कुछ धुंधली यादें आती हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ भी याद नहीं आता। तभी एक सर्वेंट मुझे देखता है और कहता है, सर आप जाग गए, मैं आपको नीचे ब्रेकफास्ट के लिए ले चलता हूँ। मैं मना करता हूँ और पूछता हूँ, तुम्हारी मिस कहाँ है? वो मुस्कुराकर कहता है, मिस सुबह सुबह इंटरव्यू के लिए चली गई हैं। यह सुनकर मैं कंफ्यूज्ड होता हूँ। तभी टीवी पर एक फाइनेंशियल इंटरव्यू शो चलने लगता है, जिसमें बताया जाता है कि एक वुमन लगातार 6 साल से रिचेस्ट लिस्ट में नंबर 1 है और वो अनमैरिड हेयर्स है। जिस पर सर्वेंट कहता है, यही हमारी मिस है। तब मुझे एहसास होता है कि वो थान क्वांग ग्रुप की सीईओ है, और मैं ये सोचकर शॉक्ड रह जाता हूँ कि मैंने उसकी आइडेंटिटी के बारे में कितना अंडर एस्टिमेट किया था। सर्वेंट एक्साइटेड होकर कहता है, हमारी मिस बहुत आउटस्टैंडिंग है, अगर आप दोनों साथ हो जाएं तो आपका बच्चा दुनिया का सबसे खूबसूरत होगा। यह सुनकर मैं ऑकवर्ड होकर टॉपिक बदल देता हूँ और पूछता हूँ, मेरा फोन कहाँ है? वो बताता है, पानी में भीग गया था, रिपेयर के लिए दिया है, अभी आपके रूम में रखा है। मैं वापस रूम में जाता हूँ और फोन चालू करता हूँ, और तुरंत एक ऑडियो सुनाई देता है जिसमें आवाज आती है, मुझे पता है तुम शायद मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन लुक निम, निम बहुत पहले से नाथबाज के साथ थी। वो एक तरफ तुम्हारे साथ कांटेक्ट में थी और दूसरी तरफ उसके साथ रिलेशनशिप में थी, और अब तो उनके बीच बच्चा भी है। यह सुनकर मैं शॉक हो जाता हूँ। फिर दूसरी आवाज कहती है, क्या उसने ऐसा किया? फिर पहली आवाज बोलती है, मुझे भी कल ही पता चला, उसके बर्थडे पर वो मेरे भाई से एंगेजमेंट कर रही थी, और उसी दिन मुझे पता चला कि कंपनी मर्जर को 3 साल हो चुके हैं। दूसरी आवाज हैरानी से पूछती है, क्या 3 साल से? तुम्हें अभी पता चला? जिस पर वो खुद को कोसते हुए कहता है, क्या मैं इतना बेवकूफ हूँ? मेरी ऑन प्रॉपर्टी में भी चेंजेस हो गए हैं, अब नाथबाज चेयरमैन बन गया है। दूसरा कहता है, ये कैसे हो सकता है? विल में तो उनका नाम नहीं था, साफ है कि उन्होंने प्लान बनाकर सब कंट्रोल किया है। फिर वो गुस्से में कहता है, मैं वापस आकर तुम्हारे लिए जस्टिस लूंगा, जिस पर मैं जल्दी से रोकता हूँ, नहीं, सिचुएशन ऑलरेडी बहुत मेसी है। मैं कहता हूँ, इनहेरिटेंस के लिए 2 कंडीशंस हैं, जो पहले पूरी करेगा वही सक्सेसर बनेगा। दूसरा पूछता है, कौन सी कंडीशंस? मैं बताता हूँ, पहली कंडीशन है QV13 परफ्यूम को पहचानना और रिक्रिएट करना, जो मेरे ग्रैंडफादर की लास्ट क्रिएशन थी। वो पूछता है, QV13 क्या है? मैं समझाता हूँ, ये एक परफ्यूम है जो उन्होंने मरने से पहले बनाया था, लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, और 3 साल पहले फादर मुझे अब्रॉड भेजते हैं इस स्किल को सीखने के लिए। दूसरा कहता है, तुम्हारे फादर इतने कनिंग हैं, वो तुम्हें आसानी से इनहेरिट करने देंगे ऐसा लगता है? मैं धीरे से कहता हूँ, पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन 3 साल बाद वापस आया तो सब कुछ बदल चुका था। वो पूछता है, क्या तुमने QV13 बना लिया? मैं सिर हिलाता हूँ, नहीं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैं बचपन से सेंस पहचान सकता हूँ, लेकिन इसमें सिर्फ 1 से 2 कंपोनेंट्स ही पहचान पाया हूँ, और इसका टाइमिंग भी बहुत प्रिसिज है। थोड़ा भी चेंज हुआ तो स्मेल बदल जाती है। वो निराश होकर कहता है, ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है, 3 साल में भी नहीं हुआ, शायद कभी नहीं होगा। फिर वो पूछता है, दूसरी कंडीशन क्या है? मैं थोड़ा रुककर कहता हूँ, सक्सेसर को एक हैप्पी फैमिली बनानी होगी। यह सुनकर वो हैरान होकर कहता है, ये तो और भी मुश्किल है, तुम्हारे ग्रैंडफादर ने सीधा मना ही कर देना था। मैं धीरे से समझाता हूँ, वो चाहते थे कि मैं सक्सेसफुल बनूं और खुश रहूं, इसलिए उन्होंने ये कंडीशन रखी। लेकिन फिर मैं चिंतित होकर कहता हूँ, अभी फादर दूसरी कंडीशन पूरी कर चुके हैं, बस पहली बाकी है। अगर उन्होंने QV13 बना लिया तो सारी लेगेसी उनके हाथ में चली जाएगी, और अगर वो नाथबाज और बाकी लोगों के हाथ लगी तो ग्रैंडफादर कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। वो पूछता है, अब तुम क्या करोगे? मैं चुप हो जाता हूँ, क्योंकि 3 साल में कंपनी पूरी तरह फादर के कंट्रोल में जा चुकी है और मेरे पास अब बहुत कम ऑप्शंस बचे हैं। कोई नहीं जानता कि मेरी पोजीशन और मेरे फादर की पोजीशन सेम है, दोनों ही ग्रुप के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन हैं, जिस पर बाहर के लोग तो काफी पहले से ही उन्हें असली चेयरमैन मानते आ रहे हैं, जिसके चलते मुझे वापस आकर प्रॉपर्टी के लिए फाइट करने से रोकने के लिए क्या उसने अपने लोग पहले से ही सेट कर रखे हैं? और फिर ग्रुप के अंदर भी क्या मैं उस वाइस चेयरमैन की चेयर पर टिक भी पाऊंगा? यह सोचकर ही मुझे नीचे गिरा दिया जाता है, जिस पर मैं सोचता हूँ कि डीट्रुक का क्या? तुम उसे उन लोगों के सामने लेकर जाओगे तो क्या फायदा होगा? और फिर डीट्रुक को घर पर ही छोड़ा हुआ है, 3 साल पहले जब मैं बाहर गया था तब भी उसे साथ नहीं ले गया, तो अब वापस आकर कैसे लाऊंगा? जिस पर वो कहता है कि ऑब्वियसली तुम्हें जाकर उसे लाना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से थान नहान ग्रुप तुम्हारे ग्रैंडफादर की पूरी लाइफ की मेहनत है, जिसे तुम्हें हर हाल में वापस लेना होगा, वरना अगर यह आउटसाइडर्स के हाथ लग गया तो तुम्हारे ग्रैंडफादर कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। यह सुनकर मैं सोचता हूँ कि यह सब तो पहले से ही मेरा था, फिर मैं इसे किसी और के हाथ कैसे दे सकता हूँ? अगर पहले की बात होती तो मैं बिना कुछ सोचे पूरी इनहेरिटेंस अपने फादर को दे देता, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि अब वो पहले जैसे अच्छे फादर नहीं रहे।
जो मुझे पहले की तरह केयर करते थे, या शायद सच ये है कि वो कभी अच्छे थे ही नहीं, बस मैं ही अब तक समझ नहीं पाया था। इसके बाद मैं खुद से कहता हूँ कि बड़ी मुश्किल से एक बार घर लौटा हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई मेरी कमजोरी देखे। जिस पर एक सर्वेंट पूछता है, यान सर आप कहीं जा रहे हैं क्या? और फिर कहता है कि मिस ने ऑलरेडी कहा है कि जब तक आप पूरी तरह रिकवर नहीं हो जाते तब तक आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। जिस पर मैं जवाब देता हूं कि मैं बस बाहर थोड़ी फ्रेश एयर लेने जा रहा हूं, और क्या वो मेरी फ्रीडम भी कंट्रोल करेगी? ये सुनकर वो घबराकर कहता है कि अगर आप चले गए तो मैं मिस को क्या जवाब दूंगा। जिस पर वो प्रपोज करता है कि पहले वो कॉल करके मिस को इन्फॉर्म कर दे, ताकि बाद में उसे पनिशमेंट न मिले, क्योंकि वरना उनकी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। जिस पर मैं हंसते हुए कहता हूं कि क्या तुम्हारी मिस कोई वाइल्ड बीस्ट है जो इतनी डरावनी है? ये सुनकर वो हिचकिचाते हुए सिर हिलाता है और कहता है कि वो बीस्ट से भी ज्यादा डरावनी है। जो हम लोग देखते हैं वो बस उसका जेंटल साइड है, लेकिन अगर वो सच में गुस्सा हो जाए तो पूरा डोंग थान हिल जाता है। जिस पर मैं कहता हूं कि अगर वो इतनी ही डेंजरस है तो मैं खुद उससे बात कर लूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर मैं फोथान हुआन को कॉल करने ही वाला होता हूं कि तभी एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो सामने फ्लैश होता है। और नॉर्मली तो मैं इसे इग्नोर कर देता, लेकिन इस बार मुझे फील होता है कि सामने वाला कौन है। शायद फोथान हुआन ही है। मैं कॉल उठाकर कहता हूं, हेलो कौन? जिस पर दूसरी तरफ से आवाज आती है, मुझे याद है। यह सुनकर मैं चौंकता हूं और कहता हूं कि तुम कैसे? जिस पर वो हंसते हुए कहती है कि लगता है तुम अभी भी मुझे याद रखते हो। फोन मिस ने तुम पर गहरी छाप छोड़ी है। फिर वो पूछती है कि तुम वापस देश आ गए और मुझे बताया भी नहीं। क्या मुझे तुम्हें रिसीव करने नहीं आना चाहिए था? जिस पर मैं सीधा कहता हूं कि मुझे तुमसे बस एक काम चाहिए, मुझसे दूर रहो जितना दूर रह सकती हो। इसके बाद मैं सोचता हूं कि जरूर हाउ ने उसे बता दिया होगा कि मैं वापस आ गया हूं, नहीं तो वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ जाती। और जैसे ही मैं कॉल कट करता हूं, एक सुपर कार मेरे सामने आकर रुक जाती है, जिसमें से वो निकलकर कहती है, थन बहुत समय हो गया मिले हुए, तुम काफी वीक लग रहे हो, सब ठीक है? जिस पर मैं ठंडे लहजे में कहता हूं कि इससे तुम्हारा क्या लेना देना। फिर मैं रास्ता बदलकर जाने लगता हूं, लेकिन वो फिर भी पीछा नहीं छोड़ती, जिसे देखकर मैं सोचता हूं कि यह औरत पहले भी ऐसी ही थी। कॉलेज के टाइम से ही मेरे पीछे चिपकी रहती है, जैसे कोई च्युइंग गम हो, किसी भी तरीके से हटती नहीं। बड़ी मुश्किल से वो 3 साल के लिए बाहर गई थी, जिससे मुझे थोड़ी शांति मिली थी, लेकिन अब जैसे ही मैं वापस आया हूं वो फिर से चिपक गई है। और फिर मैं सोचता हूं कि यह कैसी लड़की है, एक तरफ मुझे प्योर्स करती है और दूसरी तरफ बाकी लड़कों को भी इग्नोर नहीं करती। इतनी केयरलेस नेचर वाली लड़की में मैं कैसे फॉल कर सकता हूँ? जिस पर वो फिर से कहती है, थान तुम कहाँ जा रहे हो, हम साथ चलते हैं। और फिर खुद ही सोचती है कि अगर यह आदमी उसका हो जाए तो कितना अच्छा होगा। इसके बाद वो इंसिस्ट करती है कि वो मुझे ड्रॉप कर दे, जिस पर मैं उसे घूर कर देखता हूँ और सोचता हूँ कि इसके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चाल चलता रहता है। और फिर मैं उसे टॉन्ट मारता हूँ कि इतने सालों में क्या तुम किसी और आदमी को अट्रैक्ट नहीं कर पाई, या तुम्हारी चार्म कम हो गई है इसलिए अब मेरे पास वापस आई हो? जिस पर वो कॉन्फिडेंट होकर कहती है कि उसे कभी लोनलीनेस फील नहीं होती और बाकी मर्दों से वो ऑलरेडी बोर हो चुकी है, सिर्फ मैं ही हूं जो उसे अभी भी अट्रैक्ट करता हूं। फिर वो पूछती है कि क्या मेरे दिल में अभी भी लोएन है, और ये भी कहती है कि क्या मैंने नहीं सुना कि उसने चीट किया था, और वो भी मेरे ही ब्रदर के साथ। जिस पर मैं गुस्से में कहता हूं कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो कहती है कि मेरा हर मैटर उससे जुड़ा हुआ है। इसके बाद वो मुझे कार में बैठने के लिए कहती है, लेकिन मैं उसे हटने के लिए बोलता हूं। जिस पर वो सार्कास्टिक होकर कहती है कि पहली बार किसी ने उसे रास्ता रोकने वाला कहा है, और फिर खुद की तारीफ करते हुए कहती है कि उसकी प्रेजेंस इस रोड के लिए भी ऑनर है। जिस पर मैं इरिटेट होकर कहता हूं कि क्या वो थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रख सकती है? जिस पर वो हंसते हुए कहती है कि उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो उसी दिन छोड़ दी थी जब उसने मुझे चेस करना शुरू किया था। फिर वो कहती है कि मैं हमेशा से अलग रहा हूं, जो बातें कोई नहीं कहता वो मैं सीधा कह देता हूं, और उसे यही बात पसंद है। तभी एक सर्विस कार आती है और मैं ड्राइवर से थाननहम विला चलने को कहता हूं और थैंक्स बोलकर उसमें बैठ जाता हूं। जिस पर वो पीछे से कहती है कि इतनी लग्जरी कार छोड़कर टैक्सी में क्यों जा रहा हूं, और फिर खुद सोचती है कि वो मुझसे इतना इरिटेट क्यों होती है, जबकि बाकी लोग तो मेरे साथ होना चाहते हैं, लेकिन मैं ही अलग हूं, और शायद इसी वजह से उसे मुझ में इंटरेस्ट और बढ़ता जाता है। इसके बाद वो मेरी कार के पास आकर कहती है कि मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और ऐसी कार में बैठना डेंजरस है, अगर मुझे कुछ हो गया तो वो किससे शादी करेगी? जिस पर मैं ब्लंटली कहता हूं कि मैंने कब कहा कि मैं उससे शादी करूंगा, और फिर उसे याद दिलाता हूं कि वो रॉन्ग साइड में कार चला रही है और ट्रैफिक रूल्स भी नहीं समझती। यह सुनकर वो हंसते हुए कहती है कि क्या मैं उसकी चिंता कर रहा हूं, और वार्निंग देती है कि जब तक मैं उसके फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं करता वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, और अगर उसे कुछ हुआ तो मुझे उसकी हाफ लाइफ तक केयर करनी पड़ेगी। जिस पर मैं ड्राइवर से कहता हूं कि उसकी कार को क्रॉस कर दो, लेकिन ड्राइवर डरते हुए कहता है कि रोड की स्पीड लिमिट 40 है और वो ऑलरेडी 39 पर चला रहा है, और फिर धीरे से कहता है कि कौन उस मिस की कार को ओवरटेक करने की हिम्मत करेगा, यह तो सीधा मौत को बुलाने जैसा है। जिस पर वो पीछे से हंसते हुए कहती है कि कम से कम ड्राइवर समझदार है। यह सब देखकर मैं अंदर ही अंदर इरिटेट होता रहता हूं, क्योंकि उसका एरोगेंट बिहेवियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो अपने फैमिली बैकग्राउंड के दम पर रूल्स को इग्नोर करती है और जैसे चाहे वैसे ड्राइव करती है, जैसे पूरा रोड उसी का हो
और इसी बीच बस में बैठे कुछ यंग लोग उसे उस चमकदार सुपर कार में आगे ड्राइव करते हुए देखते रहते हैं। गाड़ी में बैठी वो औरत इतनी खूबसूरत लगती है जिसे देखकर लोग आपस में कहते हैं कि क्या वो थैक फैमिली की इल्डस्ट मिस नहीं है और मैगजीन से भी ज्यादा सुंदर दिखती है। यह सुनकर थद चान चान हल्के से अपनी उंगली को किस करती है और फिर उनकी तरफ फ्लाइंग किस भेजती है, जिस पर बस में बैठे यंग लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, जिस पर बाकी कार्स में बैठे लोग भी एक्साइटमेंट में बाहर निकलने लगते हैं और फिर कोई भी अपनी गाड़ी की परवाह नहीं करता। हर कोई उसे घेरने लगता है, जिसके चलते कुछ ही देर में पूरी रोड जाम हो जाती है और साइड में केओस बढ़ता ही जाता है। हॉर्न की आवाजें लगातार गूंजती रहती हैं, लोगों की चीखें और उसकी फेक एलिगेंस वाली फ्लाइंग किस सब कुछ मिलकर सीन को और मेसी बना देते हैं। मैं भीड़ के बीच पूरी तरह फंस जाता हूँ, ना आगे बढ़ पाता हूँ और न पीछे हट पा रहा हूँ। यह देखकर मेरा गुस्सा धीरे धीरे एक्सप्लोड होने लगता है, क्योंकि थान नहान ग्रुप के हजारों लोगों की मेहनत यूं बर्बाद नहीं हो सकती और ना ही मैं यहाँ इस दिखावे से डील करने आया हूँ। इसके बाद मैं अपना चेहरा सख्त करते हुए भीड़ को जोर से धक्का देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, जिस पर मैं चिल्लाकर कहता हूँ, ताचान चान तुरंत रास्ते से हट जाओ, मेरा काम मत बिगाड़ो। लेकिन वो जरा भी ध्यान नहीं देती, बल्कि मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं वो आदमी हूँ जिससे वो सालों से सीक्रेटली प्यार करती है और आगे कहती है कि बाद में नहान थान में सब लोग मेरी हेल्प जरूर करें। यह सुनते ही आसपास के लोग और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और सभी अपने फोन्स निकालकर मेरी तरफ करने लगते हैं, जिस पर मैं उसका हाथ जोर से झटक देता हूं और बेहद ठंडी आवाज में कहता हूं कि मेरा और उसका कोई रिलेशन नहीं है और अगर वो फिर भी डिस्टर्ब करेगी तो मैं बिल्कुल भी पोलाइट नहीं रहूंगा। जिस पर वो पीछे लड़खड़ा कर एक कदम हटती है और कहती है, अंथन, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। जब नीम 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 और नीम नटबट तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे थे तब सिर्फ मैं ही थी जो सच में तुम्हारे लिए अच्छी थी। यह सुनकर मैं साफ कह देता हूं कि मुझे उसकी हेल्प नहीं चाहिए और वो तुरंत हट जाए। इसके बाद मैं सोचता हूं कि मुझे जल्दी से विला जाकर डी चुक लेना है, लेकिन उसे यहां और ड्रामा करने नहीं दे सकता। तभी एक तेज लाइट भीड़ को चीरते हुए सामने आकर रुकती है और धीरे धीरे एक कार मेरे सामने रुकती है, जिसे देखकर सब लोग अचानक शांत हो जाते हैं और फिर कार का विंडो नीचे आता है, जिस पर अंदर बैठा आदमी बस 2 शब्द कहता है, बैठो। उसकी आवाज काम होती है लेकिन उसे इग्नोर करना पॉसिबल नहीं होता, जिस पर मैं बिना हेजिटेट किए डोर खोलकर अंदर बैठ जाता हूं और जैसे ही डोर बंद होता है बाहर का पूरा केओस अचानक कट हो जाता है। कार के अंदर क्लीन और शांत माहौल होता है। हल्की सी खुशबू मेरे अंदर की बेचैनी को काम करने लगती है। तभी थद चान चान भागकर विंडो के पास आती है और चिल्लाकर पूछती है कि वो आदमी कौन है और किस हक से मुझे ले जा रहा है, और फिर खुद को थैक फैमिली की इल्डस्ट मिस बताते हुए वार्निंग देती है कि कोई भी मुझे छीन नहीं सकता। जिस पर ड्राइवर कार को तेज चला देता है और उसकी चीखें और भीड़ का शोर पीछे छूटता चला जाता है और मैं सीट पर टेक लगाकर फाइनली रिलैक्स करता हूं और अपना सिर पकड़कर टेम्पल को दबाता हूं क्योंकि दर्द बढ़ता जा रहा है। इसके बाद मैं कहता हूं कि मुझे थान नहम विला वापस जाना है क्योंकि ग्रैंडफादर का विल अभी भी वहीं है और सिर्फ उसे लेकर ही मैं लीगली सब कुछ वापस ले सकता हूं। थान नहम ग्रुप को रिक्लेम कर सकता हूं और डायम विनह तोंग के असली चेहरे को एक्सपोज कर सकता हूं। जिस पर सामने बैठी फो थान हुआन कहती है कि वो मेरे साथ चलेगी और उसने पहले ही विला की सिक्योरिटी सिस्टम, वीएन डोंग के शेड्यूल और घर के स्टाफ की पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेट करवा ली है। फिर वो कहती है कि मैंने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो कभी एहसान नहीं भूलती और मेरे मामले में वो कभी पीछे नहीं हटेगी। वो आगे कहती है कि अगर मैं काउंटर अटैक करना चाहता हूं तो वो मेरी सपोर्ट बनेगी और अगर मैं अपना सब कुछ वापस लेना चाहता हूं तो थान क्वांग ग्रुप मेरा सबसे मजबूत बैकिंग होगा। ये सुनकर मैं सोचता हूं कि इन दिनों उसने मुझे एक्सीडेंट से बचाया, मुझे ताइयन में आराम करने दिया और क्वाइटली सब कुछ इन्वेस्टिगेट करके मेरे लिए बेस तैयार किया। जिस पर मैं उसे देखकर कहता हूं, फोर्थ हान होन, थैंक यू। जब मैं सब कुछ सेटल कर लूंगा तो जरूर तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। लेकिन वो सीधा जवाब देती है कि उसे कोई रिटर्न नहीं चाहिए, उसे सिर्फ मेरी जीत चाहिए। इसके बाद कार तेज स्पीड से आगे बढ़ती है और थान नहम विला पहुंचती है, जो मेरा बचपन का घर था, लेकिन अब एक ठंडा पिंजरा जैसा फील होता है। जिस पर गेट पर गार्ड मुझे देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि मास्टर ने मुझे अंदर आने से मना किया है। यह सुनकर मैं ठंडी आवाज में कहता हूं कि अपने ही घर में आने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है और सीधे अंदर चला जाता हूं। गार्ड्स मुझे रोकने की हिम्मत नहीं करते और जल्दी से फोन करके रिपोर्ट करने लगते हैं। जैसे ही मैं लिविंग रूम में प्रवेश करता हूं, नीगम वियन डोंग, टुओंग वनएन, नीगम नहात बाच और लूक नीम नियम को सोफा के आसपास बैठे फ्यूचर प्लान्स और वेडिंग डिटेल्स डिस्कस करते देखता हूं और मेरे कदमों की आवाज सुनते ही सब एक साथ मुड़कर देखते हैं और मुझे देखकर उनके चेहरे की मुस्कान जम जाती है। जिस पर वो शॉक्ड होकर पूछते हैं कि मैं यहाँ कैसे आया और गार्ड्स को मुझे बाहर निकालने का ऑर्डर देते हैं। वहीं निगियम नहात बाच लूक निम निम को पकड़कर खड़ा रहता है और घबराया हुआ दिखता है और वो कहती है कि मेरे गायब रहने पर वो सब मेरे लिए बहुत वरीड थे। यह सुनकर मैं सार्कास्टिकली पूछता हूं कि क्या वो सच में मेरे लिए वरीड थे या इस बात से कि मैं अभी भी जिंदा हूं और उनके प्लान्स रुइन हो सकते हैं।
और फिर मैं कहता हूं कि क्या उन्हें डर था कि मैं उनकी प्रॉपर्टी ग्रैब करने की प्लान और उनकी वेडिंग को रोक दूंगा, जिस पर लूक निम निम रोते हुए कहती है कि वो गलत थी, लेकिन उनका प्यार सच्चा है और उन्होंने मुझे इसलिए नहीं बताया ताकि मैं बाहर रहकर टेंशन न लूं, और मुझसे फॉरगिवनेस मांगती है। जिस पर मैं गुस्से में कहता हूं कि उसने मेरे 8 साल के रिलेशनशिप को बेट्रे किया, मेरे ही भाई के साथ अफेयर किया और प्रेग्नेंट हो गई, और फिर मेरे सामने मेरी डेथ अनाउंस की। क्या वो माफी के लायक है? इसके बाद निगियम वियन डोंग गुस्से में कहता है कि अब थाना नहम ग्रुप उसका और नहात बाज का है और मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है, और ग्रैंडफादर का विल अब इनवैलिड हो चुका है। जिस पर मैं शांत होकर पूछता हूं, इनवैलिड? जिस पर टीयू तुरंत डॉक्यूमेंट्स निकाल कर देता है जिसमें प्रूफ होता है कि वीएन डोंग ने विल को इलीगली चेंज किया, बिलियन वर्थ एसेट्स को मिसयूज किया और आउटसाइडर्स के साथ मिलकर ओल्ड एम्प्लॉयज को सप्रेस किया, और ये सब एविडेंस थान क्वांग ग्रुप के पास ऑलरेडी मौजूद है। इसके साथ ही मैं बताता हूं कि ग्रैंडफादर का परफ्यूम फॉर्मूला किल 13 मैंने सक्सेसफुली बना लिया है और मैं इनहेरिटेंस के सभी कंडीशंस पूरी करता हूं। यह कहते हुए मैं ओरिजिनल विल और प्रूफ टेबल पर फेंक देता हूं, जिस पर वीएन डोंग का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो सोफा पर गिर जाता है। तुओंग वान एनहा कांपने लगती है और उसकी मुस्कान गायब हो जाती है, यहां तक कि नहात बाज भी नजरें चुराने लगता है और मैं उन्हें पूरी तरह टूटता हुआ देखता हूं। इसके बाद वो जमीन पर बैठकर रोने लगते हैं। तभी बाहर से पुलिस सायरन की आवाज आने लगती है और फो थान हुआन बताती है कि उन पर प्रॉपर्टी फ्रॉड, कमर्शियल चीटिंग और डॉक्यूमेंट फॉरेजी के चार्जेस लगे हैं और पुलिस ऑलरेडी पहुंच चुकी है। जिस पर पुलिस अंदर आकर सीधे वीएन डोंग को अरेस्ट कर लेती है और पूरा सीन मेरे सामने बदलता चला जाता है, जिस पर तुम वॉनेन और निगेमडी बैच को एक एक करके ले जाया जाता है और फिर लूक निम निम भी उनके साथ शामिल होने की वजह से इन्वेस्टिगेशन के लिए पकड़ ली जाती है, जिसके बाद उनका इंतजार करता है कानून की सजा और लोगों की नफरत, और आखिरकार बुरे लोगों को उनका अंजाम मिल ही जाता है। उन्होंने हर तरह की चाल चलकर मुझसे सब कुछ छीनने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर में खुद ही जेल पहुंच जाते हैं। जिस पर मैं लिविंग रूम में खड़ा होकर एक लंबी सांस लेता हूं और 3 साल से दिल पर छाया हुआ भारी बोझ अब पूरी तरह से हट जाता है। इसके बाद फो थान हुआन मेरे पास आती है और धीरे से मेरा हाथ पकड़ लेती है, जिस पर मैं उसकी आंखों में देखता हूं और अचानक मेरे अंदर शांति उतरने लगती है और फिर सनसेट की रोशनी विंडो से होकर उस पर पड़ती है, जो उसे इतना खूबसूरत बना देती है कि मैं अपनी नजरें हटा नहीं पाता। जिस पर मैं याद करता हूं कि कैसे एक्सीडेंट के बाद हमारी मुलाकात हुई थी, फिर बारिश में उसने मेरी जान बचाई थी और अब इस पल तक वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है और धीरे धीरे वो मेरे दिल में गहराई तक उतर चुकी है। जिस पर मैं उससे कहता हूं, फोथान हुआन, पहले तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया था, अब आगे मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने दो। और फिर मैं कहता हूं कि थान नहम ग्रुप को मैं संभालूंगा और ग्रैंडफादर की विश पूरी करूंगा और मेरी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब बस उसके साथ रहना है। यह सुनकर उसकी आंखों में एक सॉफ्ट स्माइल आती है और वो हल्का सा उचक कर मेरे होंठों पर किस कर देती है। यह किस ना जल्दी में होता है और ना ही इसमें कोई डाउट होता है, बस खुशी और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट फील होता है। इसके बाद मैं ऑफिशियली थान यान ग्रुप को इनहेरिट करता हूं, बिजनेस को फिर से रिबिल्ड करता हूं और पुराने एम्प्लॉइज को वापस बुलाता हूं, जो धीरे धीरे डोंगथन के बिजनेस वर्ल्ड में एक इंस्पायरिंग स्टोरी बन जाता है। फिर मैं और फो किन्हा हुआन एक ग्रैंड वेडिंग करते हैं, जो पूरे कैपिटल में चर्चा का टॉपिक बन जाता है और उसके बाद की मैरिड लाइफ वार्म और कंप्लीट फील होती है, जिसमें अब मैं वो इंसान नहीं रहता जिसे रिश्तों और प्यार ने बेट्रे किया था। फो किन्हा हुआन बाहर से अब भी एक पावरफुल बिजनेस फिगर रहता है, लेकिन मेरे लिए वो हमेशा जेंटल रहता है और यह देखकर थत चांद चांद भी समझ जाती है कि मैं अब किसी और का हो चुका हूं और मेरी हैप्पी लाइफ देखकर आखिरकार वो भी मुझे छोड़ देती है। इसके बाद वो मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर देती है और दूसरी तरफ नगोन वियन डोंग, टूंग वॉन और नगोन डी बैच जैसे लोग अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताते हैं, अपनी ग्रीड और बेट्रियल की सजा भुगतते हुए, और लो निम निम बदनामी के साथ सोसाइटी के सबसे नीचे गिर जाती है, जहां कोई उसकी मदद नहीं करता और वो स्ट्रगल करती रहती है। अब उसके पास पहले जैसी कोई शाइन नहीं बचती और फिर मैं और फो किन्हुआन साथ खड़े होकर धूप में एक दूसरे का सहारा लेते हैं, जिस पर मैं फाइनली समझ जाता हूं कि वो प्लेन एक्सीडेंट एक डिजास्टर था, लेकिन उसी ने मुझे फेक लोगों से दूर किया और मुझे एक सच्चा इंसान दिया जिसे मैं सच में चेरिश कर सकता हूं। आखिर में यही समझ आता है कि अच्छे लोगों को अच्छा फल मिलता है और बुरे लोगों को उनका अंजाम जरूर मिलता है।